हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना फ्रेंड। ये है टारगेटिंग म्यूजिशियन या फिर इस चीज का मैंने जो कुछ भी नया नाम रखा हो उसका एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। इस लड़के का नाम लाउजी है जो कि अपने कंप्यूटर के अंदर एक मोडेड गेम को डाउनलोड करता है जिसके अंदर एक बहुत ताकतवर वायरस है। इस गेम को एक्टिवेट करने के साथ ही लाउजी गेम के अंदर ही एंटर कर जाता है, जिसके बाद में उसकी एक एडवेंचरस लाइफ शुरू हो जाती है। ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। उसका सामना कई सारे ताकतवर मॉन्स्टर से होता है और साथ में उससे कुछ नए दोस्त बनते हैं, कुछ पुराने दोस्त मारे जाते हैं। ये सब फेस करते हुए उसे पता चलता है इस वर्ल्ड के अंदर पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से लाउजी खुद को ताकतवर करने के एक सफर पर निकल पड़ता है जहाँ पर उसका सामना और भी तरह ताकतवर मॉन्स्टर से होता है और उसका एक शानदार दोस्त बनता है जिसका नाम है किड, जो कि एक डेविल है और ये लाउजी को उसके खून की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसी तरीके से अपने खून के पैसे दोस्त बनाकर लाउजी सफर के अंदर आगे बढ़ता जाता है। अब उसका मेन गोल है जीवू टेम्पल के अंदर जाना, जीवू टेम्पल की पावर को पूरी तरह से अनलॉक करना और इसके अलावा किसी भी तरीके से इस गेम को कंप्लीट करके वापस से अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर पहुंचना। ये सब कुछ कैसे होने वाला है ये इस सीरीज के अंदर पता चलेगा। इस सीरीज का नाम है टारगेटिंग लेजेंडरी म्यूजिशियन। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं लाउजी इस लड़की एल्सन के साथ में। एल्सन लाउजी को लेकर कुछ गुफाओं की तरफ आ रही है। वो कई गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहां पे सामने तरफ देख रहे हो उस पत्थर को उस गुफा के सामने रखा गया है। आज तक कोई भी इस पत्थर को उठा नहीं पाया क्योंकि इस पत्थर के ऊपर काफी सारे सिंबल लगाए गए। तुम भी इसे हटा नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। अगर तुमने किस तरीके से इस पत्थर को हटा दिया तो तुम उस गुफा के अंदर एंटर कर पाओगे। ये सुनकर लाउजी उस पत्थर के पास में आता है और सोचने लगता है, मुझे लग रहा है इसी पत्थर के पीछे जीवू टेम्पल है, मुझे अंदर तो जाना ही है। ये सोचकर लाउजी अपने पावर को यूज करना शुरू करता है। स्टार्टिंग में तो उस पत्थर को कुछ इफेक्ट नहीं होता। एल्सन ये कहती है, तुम इस काबिल नहीं हो सकता है तुमने कुछ लोगों को हरा दिया हो, कुछ तो बहुत पावर हो तुम्हारे अंदर, लेकिन ये सब भी इस पत्थर को उठाने के लिए काफी नहीं है। तुम एकदम बेकार हो, यहाँ से वापस लौट जाओ। एल्सन के इतना कहने के साथ ही उस पत्थर के ऊपर एक जोर धमाका होता है, उस गुफा का डोर ओपन हो जाता है। लाउजी उस एल्सन की तरफ देखता है और फिर कहता है, बताओ अब तुम क्या कहोगी, वैसे तुम्हें भी मेरे साथ अंदर चलना होगा। एल्सन कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये सुनकर अब लाउजी को बहुत गुस्सा आता है। वो एल्सन के पास में आकर उससे कहने लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें इतनी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। एल्सन कहती है, मेरी बात तो समझो, अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, मैं बिल्कुल भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालने वाली। तुम्हें अंदर जाना है तो तुम जा सकते हो, वैसे भी अंदर जाने के काबिल केवल तुम ही हो क्योंकि तुम ही इस पत्थर को उठा पाए। एल्सन का ये जवाब सुनकर लग्जर परेशान हो जाता है। वो अपना कैलकुलेटर अटैक एल्सन के ऊपर कर देता है। दोनों टांगों के बीच में जैसी लात पड़ती है एल्सन का मुंह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए चोरी पे गिर जाती है। लाउजी कहता है, मुझे लगा नहीं था लड़कियों के ऊपर ये अटैक इतना इफेक्टिव होगा, वरना मैं इस तरह का अटैक करता नहीं। मेरे पास में टाइम भी बहुत कम है, वरना मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता, लेकिन मुझे अंदर जाना है। ये कहते लाउजी एल्सन को उसने तरफ छोड़कर उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है। वैसे लाउजी के साथ में किड नहीं है। इस टाइम पर किड कहाँ पर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताना। या फिर जब लाउजी इस गुफा के अंदर एंटर कर रहा होता है उस टाइम पर उसे कभी सिस्टम विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस गुफा के डोर के ऊपर काफी सारे सिंबल्स है, इन सभी को तुम्हारे लिए हटा दिया गया है, तुम सेफली अंदर एंटर कर सकते हो। गुफा में एंटर करते हुए लाउजी लगातार सोच रहा होता है कि ये गुफा जीवू टेम्पल ही निकले। इसी चीज को प्रूफ करते हुए लाउजी की विंडो शो जाती है जिसके ऊपर लिखा है कि ये ही जीवू टेम्पल है। फिर लाउजी के सामने की तरफ काफी सारे स्ट्रक्चर शो होते हैं। इन्हें देखकर कहने लगता है, मुझे यहाँ पर आभा ने भेजा है, मैं तुम सभी की मदद करना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे सामने आओ। क्या यहाँ पर कोई है जिसे मेरी मदद की जरूरत है? लाउजी के इतने के साथ ही आसमान से एक रोबोटिक सर हवा में लटकने लगता है और लाउजी से कहने लगता है कि सच में तुम यहाँ पर आभा ने भेजा है? लाउजी कहता है, हाँ मुझे उसी ने भेजा है। क्या तुम्हारा नाम आह क्यों है? रोबोट कहता है, हाँ मैं आह क्यों हूँ और मैं चेंगड्यूंग का एक बहुत बड़ा एल्डर हूँ। काफी लंबे टाइम से इस जगह पर कोई भी नहीं आया, फाइनली तुम आ गए। इस रोबोट आह क्यू के तकनीक के साथ ही लाउजी के सिर को पकड़कर जोर से लैंड शुरू कर देता है। आह कहता है, बस रुक जाओ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। कुछ सेकंड ये करने के बाद में लाउजी ये कहता है, मेरे पास में एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आपको सुननी चाहिए। आह कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे कुछ बॉडी पार्ट्स की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास में कुछ है? आभा ने मेरे लिए उसे भेजा होगा। ये सुनकर लाउजी आह को आभा के सामने जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से आभा की डेथ हुई, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और उस पूरी गुफा को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। ये सुनकर एक सेकंड के लिए उसके पूरा सन्नाटा छा जाता है। आगे बोलता है, ये क्या हो गया? उसकी डेथ मेरे से बाद में होनी चाहिए थी, मुझे लगा था कि वो काफी लंबे टाइम तक जिएगी और फिर चोंगिंग को काफी आगे लेके जाएगी। मुझे अब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे वहां पर उसके साथ रुकना चाहिए था, मैं उसे आखिरी बार भी देख नहीं पाया। लाउजी कहता है, वो सब तो हो चुका है, अब हमें आगे करना है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। रोबोट कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस टाइम पर तुम उस रोबोट को कंट्रोल कर पा रहे थे, यानी इसका मतलब तुम इस काबिल हो कि तुम मार्शल आर्ट की पावर को अपने अंदर इनहेरिट कर सको। तुम्हें जल्दी से जाकर क्यू फेंग से बात करनी चाहिए, अगर ज्यादा देर नहीं हुई होगी तो भी सब कुछ ठीक हो सकता है। लाउजी कहता है, क्यू फेंग कहाँ पर है और क्या तुम क्यू फेंग नाम से उसी बंदे की बात कर रहे हो जो कि म्यूजिक के अंदर मार्शल आर्टिस्ट है? वैसे वो हमें मिलेगा कहाँ पर? उससे मिलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लाउजी के इतने के साथ ही एक जोर से आवाज आती है, मैं यहाँ पर हूँ। चिकित्सक एक बंदा लाउजी के ऊपर अटैक कर देता है, इसके साथ ही उसके ऊपर एक लात पड़ती है। लाउजी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है,
लेकिन मुझसे तेज नहीं। ये कहते लाओजी घूमकर उस बंदे के पीछे भी एक लात मार देता है। ये लाओजी का एक आइकॉनिक अटैक है जो कि हमेशा एकदम से निशाने पड़ता है। अंधेरे के अंदर कोई कांपता हुआ दिखाई देता है। लाओजी कहता है तुम कौन हो, क्या तुम कोई ब्लैक ड्राफ हो? अंधेरे में खड़ा हुआ बंदा बोलने लगता है तुम्हारा अटैक काफी तो कमजोर था, ये स्किल भी कुछ खास नहीं है। लाओजी कहता है स्किल के बारे में बात करना बंद करो, पहले बताओ तुम हो कौन? वो बंदा कहता है मैं ही हूँ क्यू फैंग। इस एक बंदे के इतना के साथ ही इस जगह पर और भी काफी सारे बंदे जाते हैं और इस सब भी यहाँ पर आते हुए यही कहते हैं हम सभी क्यू फैंग्स है। इन सभी की तरफ देखते हुए आक्यू कहने लगता है ये सारे काफी ताकतवर है, तुम एक तरीके से इन्हें एक प्रैक्टिस डमी समझ सकते हो। अगर तुम्हें इस जीवू टेम्पल की सबसे मेन पावर की जरूरत है तो फिर तुम्हें इन सभी को हराना होगा। इन्हें बिल्कुल ही कमजोर मत समझना, इनके अंदर पावर की 3 लेयर्स है, लेकिन अब क्योंकि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है इसलिए अब हाफ लेयर ही बची है। लाओजी कहता है मैं एक साथ इन सभी को कैसे हराऊंगा, मुझे कुछ तो बताओ। आखिर कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे देखो मेरा केवल सर है, मेरी बॉडी यहाँ पर नहीं है, तो मैं किसी भी तरीके से तुम्हें मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है, और वैसे भी अगर यहाँ मेरी बॉडी भी होती तो भी मैं तुम्हें मदद कर नहीं सकता था, क्योंकि ये एक तरह से तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम आभा के साथ में थे तब उसने तुम्हें इस बारे में बताया होगा कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है, बस उस सबको फॉलो करो, तुम कामयाब हो जाओगे। लाओजी कहता है तो फिर ठीक है, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। जगह लाओजी इन सारे बंदों के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और यहाँ पर ये छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ से हम 1 घंटे बाद में किस दूसरी जगह का सीन देखते हैं। ये लेडी शाह का मेंशन है और यहाँ पर लेडी शाह काफी चौकी हुई बैठी हुई है। इसे सामने की तरफ लाओजी दिखाई देता है जो कि बहुत फटियाल हालत में है। उसे देखकर वो कहती है ये क्या हुआ, तुमने अपनी ऐसी हालत कैसे बना ली, क्या उस गुफा के अंदर का माहौल इतना ज्यादा खतरनाक था? लाओजी कहता है तुम यकीन नहीं मानोगी, माहौल तो बहुत खतरनाक था, वहां पर काफी सारे ओपोनेंट्स थे, मैंने उन सभी से बहुत खतरनाक तरीके से फाइट की, एक एक के मुंह पर कई सारे मुक्के मारे, उनको पटक पटक के पूरी तरह से पीटा। मेरे एक एक मुक्के में अपोनेंट के 3-3 बंदे ढेर हो जा रहे थे। वो फाइट काफी शानदार थी। लेडी से कहती है वो तो तुम्हारे दिल से पता चल रहा है, वैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हो मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है? उस गुफा का काम तो पूरा हो चुका होगा, अगर अब तुम मुझसे कोई मदद मांगने के लिए आए हो तो इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी, जल्दी से शुरू हो जाओ। मेरी पीठ के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, पिछली बार की मसाज तुम अधूरी छोड़ गए थे तो उसे तुम्हें अभी कंप्लीट करना होगा। लाओजी कहता है नहीं, इसका भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से ईथर ईटिंग ड्रैगन्स की जरूरत है, क्या आपको पता है वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं? ये सुनकर लेडी शाह कुछ जंगलों की तरफ इशारा कर देती है और उसे बताती है कि वहाँ पर कुछ अजीब से पेड़ है जिनके आसपास में अक्सर ही इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं और उन्हीं ट्रीज के पास में ये ड्रैगन भी मिल जाते हैं। अब अगर तुम्हें इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुम्हें जल्दी से मेरी मसाज करना शुरू करना होगा। लाओजी कहता है नहीं नहीं, अभी मेरे से बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अपनी एनर्जी बचाना चाहता हूँ। ये कहते लाओजी वहां से भाग जाता है। लेडी शाह कहती है एटलीस्ट थोड़े कपड़े तो पहन जाओ। लाओजी कहता है नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अभी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। यहाँ से हम इस दूसरी जगह से दिखते हैं जहाँ पर लाओजी कपड़े पहले ही ठीक हो चुके हैं। लाओजी एक पेड़ के सामने खड़ा हुआ है जिसे देखकर उसके सामने एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हारा आगे का मिशन यहीं पे शुरू होगा। इसे देखकर लाओजी कहता है मुझे यहाँ पर अपने काम को एकदम ठीक से कंप्लीट करना होगा। ये कहते लाओजी उस गुफा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे याद करने लगता है। उसे याद आता है कि किस तरीके से उन सारे अजीब जीवों ने उसे बुरते पटक पटक के पीटा और उन सभी के सामने लाओजी कुछ कर नहीं पाया। वो सारे क्लोन्स लाओजी के ऊपर पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे और इन सभी के जवाब में लाओजी कुछ कर नहीं पा रहा था सिवाय पिटने के। ये सब याद करके लाओजी उस पेड़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके साथ करने के साथ ही वहाँ पर काफी सारे ईथर ड्रैगन्स होते हैं, वो सब के सब भी लाओजी के हाथों से मरने लगता है। ये ड्रैगन कुछ खास पावरफुल नहीं है, केवल एक ही झटके के अंदर लाओजी कैसे ड्रैगन्स को मार देता है और उसे एक्स्ट्रा विंडो शो होती है। इन ड्रैगन्स के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा शानदार होता है, इसी वजह से इन सभी को मारने के कारण तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तुम जैसे जैसे इन ड्रैगन्स को मारते जाओगे रिफ्लेक्सेस और शानदार होते जाएंगे। जिद्द कर लाओजी कहता है मुझे पता था इन सभी को मारने से बिल्कुल ऐसे ही होगा, मुझे अब और तेजी से इन्हें मारना होगा। जगह लाओजी ड्रैगन्स के ऊपर अटैक और भी तेज कर देता है और कुछ मिनटों के अंदर उस जगह पर जितने भी ड्रैगन होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। कुछ देर तक ये करने के बाद में लाओजी की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा क्यू एनर्जी बाहर निकलने लगती है। उसे एक साथ कई सारे स्टैमिना विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने कई सारे ड्रैगन्स को मार दिया है, इस वजह से तुम्हारे रिफ्लेक्स की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। न केवल रिफ्लेक्स की स्पीड बल्कि तुम्हें एक नई शानदार स्किल भी मिली है जिसका नाम है ग्रैपलिंग हुक। इस स्किल को यूज करने से तुम्हारे हाथों के अंदर से एक चेन बाहर निकलेगी जिसकी मदद से एक स्पेसिफिक रेंज में खड़े हुए तुम किसी ओपोनेंट को बांध के रख सकते हो। इसे देखकर लाओजी अपनी स्किल को यूज कर देता है। उसके स्किल यूज करने के साथ ही उसके हाथ के अंदर से 3 चेन बाहर निकलती है जो सीधे जाकर उन पेड़ों के अंदर बंध जाती है। इसे देखकर वो कहता है ये तो काफी शानदार है, मैं यहाँ पर केवल रिफ्लेक्सेस के लिए आया था लेकिन मुझे ये स्किल मिल गई। अब तो मुझे लग रहा है गॉड भी मेरे साथ में ही है, वो चाहते हैं मैं यहाँ के मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म करूं। तभी लाओजी को एक और स्क्रीन शो होती है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इन ट्रीज ने तुम्हें स्पेशल स्किल दी है और स्किल का यूज तुम इन ट्रीज के ऊपर कर रहे हो,
इसलिए इन ट्रीज को तुम्हारी स्किल देने के ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। इसलिए ये तुमसे दोबारा से स्किल को छीनने के बारे में सोच रहे हैं कि सुनकर लाओजी इस तुरंत ही अपनी स्किल को यूज करना बंद कर देता है और उन पेड़ों से माफी मांगना शुरू कर देता है। यहाँ से हम पास ही बने हुए एक बहुत ही शानदार से कैसल का सीन देखते हैं। ये यहाँ के एक राजा का महल है और इस जगह पर ये राजा काफी परेशान है क्योंकि इनके जंगल के अंदर से काफी सारे पेड़ गायब हो चुके हैं। ये पेड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये अपने साथियों को छोड़कर पर गुस्सा करते हुए उनसे कहने लगता है, इन पेड़ों की जिम्मेदारी तुम सभी लोगों को दी गई थी, तो ये पेड़ कट कैसे गए? इस सब के पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में जल्दी से पता लगाओ। वो बंदे बोलने लगता है, हमें तो कुछ ही पता नहीं चला, केवल हमें ये बात पता चला है कोई उड़ता हुआ उस सबको लेके जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा ये चीज पॉसिबल कैसे है। राजा कहता है, मुझे साफ साफ बताओ वहां पर हुआ क्या है। वो नौकर कहता है, कुछ देर पहले हमारे कुछ लोगों ने देखा था, एक बंदा लकड़ी के एक ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है। वो सारी लकड़ियां उन्हीं स्पेशल ट्रीज की थी और उन ट्रीज के नीचे एक बहुत ही डेविल था जो कि उड़ते हुए उन लकड़ियों को यहाँ से लेके जा रहा था। ये सुनकर पास खड़ा हुआ मंत्री बोलता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से वो जो कोई भी था उसका पीछा करो। ये सारे ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ट्रीज के आसपास में ही वो ड्रैगन रहता है। वो ड्रैगन हमें चाहिए। अगर किसी ने उन ट्रीज को चुराया है जिन इसका मतलब उसे ड्रैगन से कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए हमें किसी भी तरीके से उस बंदे को पकड़ना होगा, उन ट्रीज को वापस से फ्री करना होगा। यहाँ से हम वापस से आधे घंटे पहले का सीन दिखते हैं। ये वो सीन है जब लाओजी ने अभी इन सारे ड्रैगन्स को मारे खत्म किया है और उसे नई नई ग्रैपलिंग की स्किल मिली है। इसी ग्रैपलिंग का यूज करके लाओजी ने और भी काफी सारे ड्रैगन्स को मार दिया है, लेकिन ये सब भी काफी नहीं है। उसके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हो चुके हैं, लेकिन लाओजी को अभी भी ये भरोसा नहीं कि वो वापस उस गुफा के अंदर जाकर उन सारे अजीब से मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा। लाओजी ने यहाँ पर जितने भी ड्रैगन मारे हैं उससे न केवल उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हुए हैं, बल्कि उसे कैसे एट्रीब्यूट्स के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये सब भी उस गुफा के जीवों को हराने के लिए काफी नहीं है। इसलिए लाओजी जब पूरी तरह थक चुका होता है, वो इनमें से एक पेड़ के पास में आता है और उसे कहता है, तुम्हारे आसपास में जितने भी वो मुक्त ड्रैगन्स थे वो सारे तो मैं मार चुका हूँ, इसलिए अब मुझे किस दूसरे एरिया के ड्रैगन की जरूरत है और वो ड्रैगन केवल तुम्हारे पीछे ही आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा। इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। लाओजी के इतना कहने के साथ ही उसे कैसे स्किन शोने शुरू हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इन ट्रीज ने तुम्हें इतने सारे अचीवमेंट दी, इतनी सारी पावर दी, इसके बावजूद भी तुम इन सभी को काट रहे हो। ये सारे पेड़ तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, इनके बिहेवियर इतना खराब हो चुका है कि कभी भी तुम्हें मारना चाहते हैं। इस स्क्रीन विंडो को देखकर लाओजी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। वो हवा में उड़ते हुए इन सारी ट्रीज को लेकर यहाँ जा रहा है। वो चलते सोचने लगता है, अब मुझे सबसे पहले उन सारे ड्रैगन को ढूंढना होगा। वो ड्रैगन या फिर मुझे ढूंढ लेंगे क्योंकि मेरे पास में ये ट्री है, इसलिए मैं बड़े बड़े इथे ड्रैगन को अपने पीछे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। इतना करने के साथ ही लाओजी को कई सारे ड्रैगन से घुराने की आवाज आने लगती है। वो नीचे की तो देखता है, नीचे सारे ड्रैगन है जो कि लगातार उसकी तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे लाओजी इन लकड़ियों की स्मेल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन सभी को जलाने लगता है ताकि धुआं चारों तरफ फैल जाए। इस धुएं से ऑब्जेक्ट ड्रैगन उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। एल्सोन ये सब दूर से देख रही होती है और देखकर वो कहती है, ये लड़का कर क्या रहा है? जैसे ही शहर के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इस तरह पता चलेगा तो सबके साथ बहुत नाराज होंगे। इसके तक कहने के साथ ही शहर के अंदर रहने वाले काफी सारे लोग इस तरफ आ जाते हैं। वो पीछे तो दिखती है, किंग भी यहीं पर आ रहा है। इस देखकर एल्सोन कहती है, ये क्या हो रहा है? ये सारे लोग यहाँ पर आ गए, अब अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं भी इस लड़के के साथ में थी तो मुझे भी सजा मिल सकती है। ये सोचकर एल्सोन इतनी डर जाती है कि जैसे ही लोग उसके पास में आते हैं कि उनसे भी कहने लगती है, मैं बिल्कुल भी इस लड़के को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। मंत्री कहता है, हमने अभी तक तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। फिर वो किंग से कहता है, देखो वो है वो लड़का जो कि हमारे जंगलों की इन सही लकड़ियों को चुरा रहा है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये लड़का करना क्या चाहता है। इसके पीछे ये सारे ड्रैगन पड़ चुके हैं, अब ये इन ड्रैगन से करेगा क्या? मंत्री के इतना कहने के साथ ही उसे एक शानदार जॉब मिल जाता है। लाओजी जो कि लकड़ियों के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो ड्रैगन से देखता है और फिर कहने लगता है, यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन इकट्ठा हो चुके हैं, अब मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मुझे लगता है कम से कम यहाँ पर 200 ड्रैगन होंगे, अभी सब के सब मेरे हाथों से मारे जाने वाले हैं। ये कहते लाओजी लकड़ी के ढेर के ऊपर से नीचे कूद जाता है। जिद्दगरी किंग कहता है, ये सब हो क्या रहा है? कि सच में ये लड़का इन ड्रैगन्स की तरफ कूद गया है? ये तो एक तरह सुसाइड है। मंत्री कहता है, मैं वैसे भी इस लड़के की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी ड्रैगन को मार पाएगा ये तो अच्छा ही रहेगा। मंत्री के इतने के साथ ही लाओजी का एक अटैक इन ड्रैगन्स के ऊपर पड़ता है और वहां पर एक जोर धमाका होता है। एक ही झटके में काफी सारे ड्रैगन मारे जाते हैं। इससे लाओजी को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुम बिग गिद्धर ड्रैगन को मारने में कामयाब हो चुके हो, इससे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और भी तेजी से बढ़ने लगेंगे। इस स्क्रीन को देखकर अब लाओजी और भी तेजी से इन ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करना शुरू करता है। इस ट्रैक्स को देखकर ये तीनों के तीनों काफी चौके होते हैं, बल्कि पूरे शहर के लोग चौके हुए हैं। किंग कहता है, सच में ये लड़का तो बहुत कमाल का है, ये तो एक ड्रैगन किलर है, इसने इतनी आसानी से इतने सारे ड्रैगन्स को मार दिया। तभी किंग दिखता है काफी सारे ड्रैगन उनके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ रहे हैं। इसे देखने के साथ ही वो जल्दी से अपने काफी सारे सोल्जर्स को फाइट के लिए तैयार कर देता है। ये सारे सोल्जर्स इस ड्रैगन के ऊपर अटैक नहीं आगे बढ़ने लगता है। तभी लाओजी बीच में आ जाता है और इन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए इनसे कहता है, कोई भी इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, ये सब के सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे, सबके सब पीछे हट जाओ। ये कहने के बाद में वो वापस से इन ड्रैगन्स को अटैक करना शुरू करता है और एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी ड्रैगन अटैक करने के लिए आए होते हैं इस सारे कैसे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। किंग कहता है, इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है, इसने पलक झपकते ही काफी सारे ड्रैगन्स को मार दिया। मंत्री थॉमस, ये पता लगाने की कोशिश करो जेम्स ट्री के अंदर अभी कितने ड्रैगन बाकी है। मंत्री कहता है,
मेरी चेकिंग के हिसाब से अब जेम सिटी के अंदर एक भी ड्रैगन जिंदा नहीं है, सबके सब मारे जा चुके हैं। इसी टाइम पे लाओजी जो कि आराम से जिन बिखरा हुआ है और आसमान से इन ड्रैगन के टुकड़ों को देख रहा है, उसे स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हैं, अब इससे ज्यादा ये इंक्रीज नहीं हो सकते। ये देखिए लाओजी कहता है ये तो काफी शानदार रहा, मैंने जितनी मेहनत की है वो एकदम सही तरह से काम करी है। अब टाइम हो चुका है वापस से जीवू टेम्पल के अंदर जाने का और वहां पर वो जितने भी पेट्स थे उन सभी को खत्म करने का, उन्हें बताने का कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। ये कहने के बाद में वो दोबारा से जीवू टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। किंग अभी भी पूरे शौक में होता है। मंत्री किंग के पास में आता है और उसे कहता है हमारी जेम सिटी के अंदर जितने भी ड्रैगन थे वो सही सही मारे जा चुके थे, ये ड्रैगन ही इन ट्रीज को नष्ट कर रहे थे। अब जल्द ही ये ट्री दोबारा से स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ वाइस पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा बेहतर होगा। किंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक टाइम पर ये भविष्यवाणी हुई थी कि इन ड्रैगन्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि जेम सिटी को भी पूरी तरह नष्ट कर सकता है। अब ये ड्रैगन ही पूरी तरह नष्ट हो चुका है, इसलिए जेम सिटी के ऊपर अब कोई भी खतरा नहीं है। वैसे अभी भी एक खतरा बाकी है, इलेक्ट्रिक ड्रैगन, हमें उन सभी को भी खत्म करना होगा। ये लड़का बहुत एक्सपर्ट है, हमें इसकी मदद की जरूरत है। हमारे पास में इस लड़के के लिए कितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सही सारी मेरे पास में लेके आओ, मैं पता लगाना चाहता हूँ ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है और उसके पास में इतनी सारी पावर्स कैसे है। यहाँ से हम कुछ देर बाद में लॉर्ड जी को जीवू टेम्पल के अंदर दिखते हैं, जहाँ पर उसके सामने ये सारे स्टिकमैन्स है जिन सभी से कहने लगता है तुम सभी को लगा तो नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी या दोबारा जाऊंगा, तुमने जितना बुरी तरह से मुझे पीटा था अब उतनी बुरी तरह से मैं तुम सभी को पीट कर खत्म कर देने वाला हूँ। एक क्यों कहता है बहुत अच्छे तुम दोबारा से आ गए, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हुई है, मुझे यकीन है यहाँ पर इस बार तुम जरूर से कुछ कामयाबी कर पाओगे। एक क्यों के इतना कहने के साथ ही यहाँ पर फाइट शुरू जाती है। ये सारे स्टिकमैन लॉजी के ऊपर बहुत तेज से अटैक करता है, लेकिन इस बार पिछली बार से एकदम अलग होता है, एक भी अटैक लॉजी की बॉडी की ओर हिट नहीं होता। लॉजी इन सभी से कहता है तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, तुम में से कोई भी मुझे छू भी नहीं पाएगा, मैं इस फाइट को बेकार में लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए एक ही झटके में इसे खत्म करते हैं। ये कहते लॉजी भी अब अटैक करना शुरू करता है, वो इन स्टिकमैन्स के मुंह पे काफी तेज से मुक्के मारने लगता है। एक झटके में ये स्टिकमैन काफी बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक करके इन स्टिकमैन्स को नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नंबर्स में काफी ज्यादा है। पीछे की साइड से 3-4 और स्टिकमैन लॉजी पर अटैक करते हैं, इनके ऊपर लॉजी अपनी बाइंडिंग की पावर का यूज करता है, इससे ये सारे स्टिकमैन बहुत बुरी तरह फंस जाता है। लॉजी की इस फाइट में जीत जाती है। लॉजी इनके ओर बैठकर इनसे कहने लगता है तो फिर कैसे रही, अब तुम सबके सब मेरे सामने सरेंडर करते हो, मैं इस फाइट में जीत चुका हूँ, अब तुम सभी के लिए अच्छा होगा मेरे सामने हार मान लो। लॉजी की तकनीक के साथ ही ये सारे स्टिकमैन उस सामने हार मान लेते हैं, उसे स्क्रीन पर शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने इन सारे स्टिकमैन्स को हरा दिया है, तुम्हारी स्ट्रेंथ, विजडम और इंटेलिजेंस तीनों इंक्रीज हो गई है, इसके अलावा तुम्हारी मूवमेंट स्क्रिप्ट के अंदर भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। तभी रोबोट आक्यू लॉजी के पास में आता है और उसे कहने लगता है बहुत अच्छे तुमने सभी को हरा दिया, अब से तुम इस टेम्पल के नए लीडर हो। यहाँ पर मेरी बॉडी तो नहीं है, न ही मेरे हाथ पाँव है जिससे मैं तुम्हारे सामने कुछ भी झुका सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाता हूँ, इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करो, अब से तुम यहाँ के लीडर बन चुके हो। लॉजी कहता है कि सच में मैं यहाँ का लीडर हूँ, इस टेम्पल के अंदर कौन सा शानदार खजाना है, तो क्या तुम वो खजाना मुझे दिखा सकते हो, मैं लीडर हूँ तो खजाना मेरा होगा। आक्यू कहता है हाँ बिल्कुल तुम नए लीडर हो इसलिए सब कुछ तुम्हारा है, तुमने इस फाइट में जीतकर किंगफेंग टोकन को अपने लिए हासिल कर लिया है, लेकिन ये सब भी काफी नहीं है, तुम्हें एक और टोकन जिसका नाम यू क्यूएंग है उसे हासिल करना होगा। अगर तुम इन दोनों टोकन को इकट्ठा कर लेते हो और उनकी मदद से एक चाबी बनाते हो तो एक स्पेशल वोल्ट ओपन होगा जिसमें तुम्हें एक बहुत शानदार इक्विपमेंट मिलेगा, और इसके अलावा उसके बाद में जीवू टेम्पल हमेशा के लिए ओपन होगा। अगर तुम चाहते हो जीवू टेम्पल ओपन हो और तुम्हें वो शानदार इक्विपमेंट मिले तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी। लॉजी कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, बताओ ये अजीब सा टोकन जो भी तुम नाम ले रहे थे ये कहाँ पर मिल सकता है। आक्यू कहता है ये सब कुछ मेरी मेमोरी में है, जल्दी से अपने सर को मेरे सर के पास में लाओ। लॉजी बिल्कुल वैसे करता है, दोनों के सर आपस में टकराते हैं और एक जोर से लाइट निकलती है। लॉजी के माइंड में एक अजीब डेटा आ जाता है जिसमें लॉजी को 3 स्किल्स का डेटा मिलता है, ये तीनों ही अल्टीमेट स्किल्स है। इन स्किल्स को देखकर लॉजी बहुत खुश जाता है और ये रोबोट जिन पे गिरते हुए कहने लगता है मैंने अपना सारा डेटा तुम्हें ट्रांसमिट कर दिया है, अब मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसके आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना होगा, तुम खुद पता लगाओ तुम कैसे उसे हासिल करोगे। बस तुम एक बात को चित्र याद रखना, आभा ने और मैंने तुम्हारे पे भरोसा किया है, मेरी सारा डेटा मैंने तुम्हें दिया है, अपनी लाइफ एनर्जी तुम्हारे लिए खत्म कर रही हूँ, तो तुम बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें कैसे भी कामयाब होना होगा। देखते हो आक्यू हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। लॉजी कहता है आक्यू तुम भी आभा के पास में जा रहे हो, उसके पास में जाकर उसे बताना मैं किस तरीके से यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात सुनाई दे रही है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी भी तरीके से जीवू टेम्पल को ओपन करके रहूंगा, लेकिन इस टेम्पल को ओपन करने से पहले तुमने मुझे नई स्किल दी है, इस स्किल का मैं यहीं पर यूज करने वाला हूँ, वो पाल्म स्किल, ये तो मुझे बहुत ताकतवर लग रही है, मैं इस स्किल को सबसे पहले यूज करूंगा और चेक करूंगा इसकी पावर कितनी जाता है। चिकित्सा लॉजी पास के एक पिलर के ऊपर अपने मुक्का मारने लगता है, इसे देखने के साथ ही ये मरा हुआ आक्यू वापस उठ जाता है और कहता है रुक जाओ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसी कोई गट्टी हटकर करोगे, ये स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुमने इस स्किल को यहाँ पे यूज कर दिया तो पूरा जीवू टेम्पल पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लॉजी कहता है ये क्या हुआ, तुम तो मर गए थे ना, तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गए,
और सॉरी मैंने ये अटैक यूज किया। क्यों कहता है मुझे पता था तुम ऐसी कोई हरकत करोगे, मैं तो ऐसे मर भी नहीं सकता हूँ, मैं बस बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। लवजी कहता है मैंने सुना है तुम रोबोट्स की एज हजारों सालों की होती है, अब तुम बुरी तरह थक चुके हो, यानी इसका मतलब तुम्हारी एज अभी भी कुछ दिनों की बची हुई है। मैं तुम्हें बचा लूंगा, किसी भी तरीके से तुम्हारे लिए एनर्जी का इंतजाम कर दूंगा। जो गलती मुझसे पिछली बार हुई थी वो अब की बार नहीं होगी। मुझे जल्दी से जाकर लेडी शाह से बात करनी होगी, वो जरूर से मेरी मदद कर पाएगी। ये कहते लॉजी आंखों को साथ में लेकर फ्लोटिंग आइलैंड बने हुए इस कैसल की तरफ निकल पड़ता है इस लेडी शाह से मिलने के लिए। फिर लॉजी जब फ्लोटिंग आइलैंड नंबर 4 पे पहुंचता है जहाँ पर लेडी शाह रहती है, तो वहां पर उसे कुछ जीता दिखाई देता है। उस पैलेस के अंदर एंटर करते कहने लगता है लेडी शाह आप कहाँ पर है, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। तभी लॉजी के सामने की तरफ बेड पे एक लड़की लेटी हुई दिखाई देती है। थोड़ा टेक देखने में पता चलता है ये एल्सोन है जिसकी आंख ठीक हो चुकी है। एल्सोन लॉजी को देखते कहती है मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर से आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें फ्री में एक टिप देती हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल लो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लॉजी कहता है मैं ऐसे क्यों भागूं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं किसी को संभाल सकता हूँ, मुझे भागने की जरूरत नहीं है। एल्सन कहती है मुझे पता है तुम्हारे माइंड में कब सारे सवाल है, उन सभी सवालों की जवाब तुम मुझसे चाहते हो और केवल मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं फंसूंगी। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कंफर्टेबल फील कराना होगा। मैंने सुना है तुम मसाज काफी अच्छी करते हो, तो जल्दी से शुरू हो जाओ। ये कहते एल्सन लाओजी की तरफ अपनी पीठ करके लेट जाती है और ये सब कुछ देखकर लाओजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लाओजी आखिरी बार एल्सन से कहता है अब लगता है तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा, पिछली बार की मार तुम भूल चुकी हो। यहाँ से हम एक दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड से दिखते हैं जहाँ पर लेडी शाह की हालत बहुत दिल से खराब है, इसे गाल पे लगातार थप्पड़ मारे जा रहे हैं क्योंकि ये लाओजी को जानती है। एल्सन ने सभी लोगों को बता दिया है कि इसने लाओजी की मदद की थी, इसी वजह से लेडी शाह को इतनी बुरी तरह से पीट कर इसे लगातार इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि लाओजी है किस जगह पर। यहाँ पर जितने भी सोल्जर है ये सब के सब लाओजी को ओरिजिनल नेम भी नहीं जानते, इन सभी के हिसाब से लाओजी का नाम हेची है और ये उसी के बारे में शाह से पूछने लगता है। शाह कहती है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि लाओजी जेम सिटी के अंदर आया है, जेम सिटी को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। जहाँ खराबी तुम हो, अगर उसने ऐसा देख लिया कि तुम लोग मुझे पीट रहे हो और वो यहाँ पर आ गया तो तुम सबके सब मारे जाओगे। इसी टाइम पर एक सोल्जर इस जगह पर आता है और मंत्री थॉमस से कान में कहता है हमें एक रोबोट आभा के बारे में पता चला है जो कि कुछ टाइम पहले मारा गया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने कुछ सोल्जर्स को भेजा है। थॉमस कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हम जो भी वो आभा नामक जो चीज है उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, हमें इस लड़की की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे खत्म करो और बाकी सोल्जर्स मेरे साथ में आओ। जिगते थॉमस वहां जाने लगता है और दो सोल्जर्स आगे बढ़कर लेडी शाह के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन सोल्जर्स का स्पीयर जोर से एक बॉडी के अंदर घुस जाता है, चारों तरफ खून फैल जाता है और एक चीख सुनाई देती है, लेकिन ये चीख लेडी शाह की नहीं है बल्कि एल्सन की है जो जोर चिल्ला कहती है मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो लड़का बहुत खतरनाक है, वही मुझे यहाँ पर लेके आया है। ये देखकर थॉमस कहता है ये एकदम से क्या हुआ, लेडी शाह की जगह पर एल्सन कैसे आ गई, सभी सोल्जर्स जल्दी ढूंढो लेडी शाह है कहाँ पर। ये कहते थॉमस सभी दूर दिख रहा होता है, उसे थोड़ी दूरी पर लाओजी और ये लेडी शाह दोनों दिखाई दे जाते हैं। उसे देखकर कहता है तुम कौन हो। लेडी शाह कहती है हेची तुम आ गए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने कहा था ना जल्दी से ऐसे निकलो, मैं यहाँ पर सभी लोगों को रोक के रखी हुई थी कि कोई भी तुम्हारे पीछे ना आ पाए। मैंने जानबूझकर इस जगह पर एक बेकार का नाम फैला दिया जिसका नाम था आभा, इन सभी को लगा था कि उसके पास जाकर वो कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, ये सभी सब बेवकूफ है, ये कभी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाते, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। लवजी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपने मेरी मदद की है उसके बदले में आपको इस तरीके से मुसीबत छोड़ के जाना ये सब कुछ मेरे लिए सही नहीं है, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, अब टाइम हो चुका है, आपने मेरी जो कुछ मदद की है मैं उसी की कीमत चुका हूँ। तभी थॉमस कहता है बहुत अच्छे, हम तो चाह ही रहे थे तुम जल्दी से जल्दी इस जगह पर आओ, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, अब हमें तुम्हें ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहीं पर जल्दी से हमारे सामने घुटने टेको वरना तुम मारे जाने वाले हो। ये कहने के साथ ही थॉमस के एक इशारे पर सारे सोल्जर लॉजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे लेडी शाह बहुत डर जाती है और लॉजी से कहती है देखो वो अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। लॉजी कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। यही कहते हुए जैसे वो स्पेयर उसकी आंख में घुसने वाला होता है, लॉजी तुरंत ही अपनी स्किल यूज कर देता है, उसकी बॉडी के अंदर से कब सारे हाथ बाहर निकलता है और तेजी से उन सारे सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं। इन सोल्जर्स को बीटते हुए वो कहता है मैं केवल इन सोल्जर्स को नहीं, ना ही केवल इस मंत्री को बल्कि इस जगह किंग को भी बहुत बेहतर से पीटने वाला हूँ, उसे भी तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ है उसकी सजा मिलेगी। अब इस जेम सिटी के अंदर कोई भी नहीं बचेगा, जहाँ पर जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की है वो सबके सब मारे जाएंगे। एपिसोड देखते हैं लेडी शाह के ऊपर इन सारे सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था, वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। इसी टाइम पर लाओजी पहुंच जाता है, इसे बचा लेता है और फिर इन सोल्जर्स को पीटना शुरू कर देता है। इन सब के बाद में मंत्री का नंबर आता है। जब लाओजी सब कर रहा होता है इस टाइम पर लेडी शाह लाओजी को बताती है कि जब वो यहाँ पर नहीं था उस टाइम पर राजा ने इस जगह पर जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को मार दिया है। अब यहाँ पर ये जो जितने भी सोल्जर बच्चे हैं ये सारे नए सोल्जर्स हैं जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर है, इन्हें तुम हरा पा रहे हो, यानी कि तुम भी काफी पावरफुल हो। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है हमारे राजा ने सारे सोल्जर्स को नष्ट कर दिया, यानी कि उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरी सेना को अकेला संभाल सकता है।
पहले हमें भी इस बारे में पता नहीं था कि राजा की पावर इतनी ज्यादा है, लेकिन अब हमें महसूस हो चुका है उसके सामने जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर लाओजी इस मंत्री को पीटना बंद कर देता है, इसे जिंदा छोड़ देता है और फिर से पूछता है कि बताओ कि क्या कारण था कि राजा ने सारी सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया, और इसके अलावा मुझे ये बात भी बताओ कि क्यों वो राजा मेरे पीछे लगा हुआ है, लेडी शाह को इस तरह टॉर्चर करने के लिए उसने ऑर्डर क्यों दिया। मंत्री कहता है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे केवल इतना पता है कि हमें ऑर्डर मिला है, ऑर्डर देने का कारण क्या है ये तो केवल किंग ही जानता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो इसके बारे में उससे बात करनी होगी। लाओजी कहता है जेनिस का मतलब अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। ये कहते लाओजी इसके सर पर एक धीरे से अटैक करके इसे मार देता है। लाओजी का ये धीमा अटैक इस मंत्री को मारने के लिए काफी नहीं होता है। लाओजी का अटैक पड़ता है लेकिन मंत्री मरता नहीं है। तभी उसे एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक कर्ज का इफेक्ट हुआ है, ये कर्ज बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से तुम्हारी बॉडी अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे ये कर्ज जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरह फैल जाएगा, तुम्हारी स्पिरिट भी इससे इफेक्ट होगी और तुम मारे जाओगे। लाओजी कहता है अब ये किस तरह कर्ज है, ये मेरी बॉडी के ऊपर लगा कब। मंत्री कहता है तब जब तुम हमसे लड़ाई कर रहे थे, ये सारे जितने भी सोल्जर्स हैं इन सभी की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल तरह का श्राप लगा हुआ था कि जो कोई भी इन्हें मारेगा उसकी बॉडी के ऊपर भी ऐसा श्राप फैल जाएगा, अब तुम कुछ टाइम के अंदर मारे जाने वाले हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसे सुनकर लाओजी का परेशान हो जाता है। वो लेडी शाह से पूछता है कि ये सब कुछ ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। लेडी शाह कहती है ये ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, तुम्हें उस बंदे को मारना होगा जिस किसी ने इन सारे सोल्जर्स के ऊपर ये सारा श्राप लगाया होगा, और ये करना एकदम नामुमकिन है। लाओजी कहता है नामुमकिन क्यों है, हम अभी जाकर उस किंग को मार देंगे। लेडी शाह कहती है उस किंग को मारना इतना आसान नहीं, वहाँ देखो वो उस आइलैंड के ऊपर है, वो एक बहुत स्पेशल आइलैंड है जिसके ऊपर काफी सारे मैजिशियंस है, और इसके अलावा पूरी सेना भी उसी जगह पर होगी, इन सभी को मारना एकदम नामुमकिन होगा। लाओजी कहता है मैं कर लूंगा, मुझे यकीन है, मैं वहां पर जाने के बाद में पूरी तरह सब कुछ नष्ट कर देने वाला हूँ। लेडी शाह कहती है तुम्हें पता तो है ना कि सब कुछ एक ट्रैप है, तुम्हें पर फंसाया जा रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस मंत्री का होना भी एक ट्रैप है, तुम उस ट्रैप के अंदर फंसने के लिए जा रहे हो, वहां पर जाकर तुम वापस नहीं लौट पाओगे। लाओजी कहता है लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी ये रोबोट बाहर निकलता है, आगे बाहर निकलते कहता है अब किस तरह की परेशानी हो गई, तुम्हारे पास में इतनी सारी पावर्स है, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। लाओजी कहता है कि तुम्हारे पास में कोई तरीका है, पूरी बात तो तुमने सुनी ली होगी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आक्यू कहता है तुम्हारे पास में इतनी शानदार स्किल है, उस स्किल का यूज करो, वो स्किल जो कि तुम टेम्पल के अंदर यूज करने वाले थे, अगर तुम उसे फुल फोर्स से यूज करोगे तो वहां पर जो आइलैंड है वो अपने आप ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लाओजी कहता है क्या सच में उस स्किल के अंदर इतनी ज्यादा पावर है। आक्यू कहता है हाँ बिल्कुल, वो पावर तुम्हें मैंने दी है तो अपने आप ही वो पावर ताकतवर तो होनी चाहिए। लाओजी कहता है लेकिन एक और दिक्कत है, उस आइलैंड के ऊपर काफी सारे लोग होंगे, मैं बाकी बेगुनाह लोगों को तो नहीं मार सकता, भले ही यहाँ पर मेरे लिए मेरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों की लाइफ से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है तो मैं दूसरा ऑप्शन निकालने की कोशिश करूंगा। लेडी शाह कहती है नहीं, तुम्हें दूसरा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उस आइलैंड के ऊपर कोई भी खास लोग नहीं रहते हैं, वहां पर राजा और उसके लोगों के अलावा बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया है राजा की सेफ्टी को देखते हुए, इसलिए तुम बिना किसी परेशानी के उस आइलैंड के ऊपर अटैक करो और उसे पूरी तरह नष्ट कर दो। लाओजी कहता है ये तो काफी ठीक है, इस राजा ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। जितने लाओजी अपनी पावर का यूज करना शुरू करता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी तेजी से कल्टीशन बाहर निकलने लगती है। यहाँ पे लाओजी दोबारा से इस अजीब से हाथ वाली पावर को यूज करने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल पर। जैसे लाओजी की बॉडी के अंदर से ये फुल पावर बाहर निकलती है, एक बहुत बड़ा हाथ उसको दिखाई देने लगता है। इस हाथ का साइज उस आइलैंड से ज्यादा बड़ा है। इस हाथ के पूर्ति से पैर होने के बाद में लाओजी इस हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देता है और यह हाथ सीधे दूसरे आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है जिसके ऊपर राजा है। इस किंग के ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है और इसको इसका बिल्कुल पता ही नहीं है। ये आराम से इस आइलैंड के ऊपर अपने कैसल में अपने सारे लोगों के साथ में आराम कर रहा होता है। यहाँ पर एक बहुत शानदार पार्टी चल रही है और कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं कि जब कभी भी वो लड़का इनके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा ये उसे बुरी तरह फंसा लेंगे। इन सभी के पास में एक शानदार प्लान है जिससे लाओजी पर अटैक करने वाले हैं। इसी प्लान को सुनकर ये किंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा है, जिससे वे इन सभी से बोलने लगता है हाँ हम सभी की जीत होगी, तुम सभी लेजेंडरी मैजिशियन आज कामयाब हो गए। इसी टाइम किंग को अपने ऊपर एक जिस पावर का एहसास होता है, लेकिन ये उन्हें बहुत ज्यादा देर हो जाती है। लाओजी के ये हाथ की पावर एकदम पास से पहुंच चुकी है। इसके बाद में जैसे लाओजी अपनी मुट्ठी बंद करता है, एक ही झटके में इस आइलैंड का चुंबन निकल जाता है। इस आइलैंड पे जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब बुरी तरह पिचक जाते हैं। इस तरीके से लाओजी अब बिना किसी भी दिक्कत के इस आइलैंड को बुरी तरह नष्ट कर देता है। उसे इसकी विंडो शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे कर्ज के ऊपर कास्टर की जितनी पावर का इंक्रीमेंट था वो सारा नष्ट हो चुका है, यानी कि अब धीरे धीरे करके ये कर्ज पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तुम इस कर्ज से फ्री हो चुके हो। इसके अलावा तुमने इस पावर को यूज करके एक ही झटके में काफी सारे लोगों को मार दिया है, इस वजह से तुम्हें एक स्पेशल टाइटल मिलता है जिसका नाम है ओवरक्लोडिंग क्लाउड, और साथ में तुम्हें लार्ज अमाउंट्स में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो कि तुम्हारे आगे लेवल अप के अंदर काम आने वाला है। जैसे लाओजी इन सारी स्क्रीन विंडोज देखता है उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वो सोचने लगता है ये क्या हुआ, क्या सच में मेरे पास में इतनी ताकत और पावर है। ये सोचते हुए लाओजी को खुद कोई अपनी पावर्स के ऊपर काफी डरने लगता है और सोचने लगता है कि क्या होता अगर उस गुफा के अंदर वो अपनी इस पावर को यूज कर देता। इसी टाइम पर वो अपने दोनों साथी को देखता है
मतलब इस लेडी शाह और इस मंत्री की तरफ मंत्री ने भी लाओजी की मदद की है तो थोड़ा बहुत साथी है, और अब तो इस पूरे आइलैंड के ऊपर केवल ये अकेला ही है जो कि जिंदा बचा हुआ है, तो शायद से लाओजी से जिंदा छोड़ देगा। लेकिन अभी फिलहाल ये दोनों ही काफी चौंके हुए होते हैं। इन्हें विश्वास नहीं होता कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने जिस किंग की पावर को देखा था और किंग की पावर को बहुत ज्यादा समझ रहे थे, वो एक ही झटके में मारा गया। इसी टाइम पर हम बाकी के फ्लोटिंग आइलैंड्स का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग अपने किंग को मरा हुआ देखते हैं। जैसे किंग का आइलैंड फटता है सभी को पता चल जाता है किंग की डेथ हो चुकी है, और ये सब के सब इस चीज से काफी खुश होते हैं क्योंकि इनका किंग काफी ज्यादा घटिया था और उसने कभी भी इनके लिए कुछ खास काम नहीं किए थे। इसी वजह से इनमें से किसी को भी अपने किंग की डेथ का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सेम ऐसी फीलिंग नॉर्मल जमीन पर रहने वाले लोगों के ऊपर भी होती है। यहाँ पे जमीन पर जितने भी लोग रहते थे उन सभी को हमेशा ये लगता था कि फ्लोटिंग आइलैंड्स पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे के हैं और नीचे रहने वाले लोग सारे बेकार है। लेकिन अब जब किंग की डेथ हो चुकी है इसलिए इन सभी को उम्मीद है कि अगली बार जो प्रेसिडेंट बनेगा वो एक क्वालिटी लेके आएगा। यहाँ से हम दोबारा से लाओजी के पास देखते हैं। ये मंत्री लाओजी के सामने घुटने टेकते हुए उससे कहने लगता है, आप बहुत ही कमाल के हैं, आपके पास में एक बहुत शानदार पावर है, तो कैसा रहेगा आप हमारे नए प्रेसिडेंट बन जाए। हमारे पिछले प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा घटिया थे, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसे मार दिया। उसने मेरी सैलरी भी काफी लंबे टाइम से रोक के रखी थी, इसके अलावा फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया था। अगर आप नए प्रेसिडेंट बनेंगे तो फ्लोटिंग आइलैंड काफी शानदार हो जाएगा। मैं हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लाओजी कहता है ये तो काफी अच्छा रहेगा, प्रेसिडेंट के इस पद को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत होगी, तो वो होगी लेडी शाह। थॉमस, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? अब से ये तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट है, जल्दी से इनके सर में सर झुकाओ। ये सुनकर थॉमस इसे में सर झुकाता है। तभी लॉजिक आ जाता है कि उसे आखिर को ठीक करना है। वो जल्दी से शाह से पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ सामान मिल सके, मशीन के इक्विपमेंट्स टाइप। शाह तुरंत ही एक आइलैंड के ऊपर इशारा कर देती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सारा सामान रखा जाता है। ये सुनकर लाओजी किड को उसके बुलाता है और उसकी मदद से उड़ते हुए उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद में लेडी शाह इस मंत्री की मजे लेने लगती है। वो इससे कहती है, अब बताओ अब तुम क्या करोगे? तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझे मारने वाले थे, इसके अलावा तुम मेरी इंसल्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मैं यही सब कुछ तुम्हारे साथ में करने वाली हूँ। अब तुम्हारी बुरी लाइफ और बुरा टाइम दोनों शुरू हो चुके हैं। यहाँ से हम लॉजी को इस दूसरे आइलैंड के ऊपर देखते हैं। इसका नाम ट्रुथ लाइब्रेरी है, जिसके अंदर काफी सारा कंस्ट्रक्शन सामान रखा हुआ है। इसे देखकर वो खुश होता हुआ आक्यू से बोलता है, तैयार हो जाओ, अब तुम्हें एक नया रूप मिलने वाला है। यहाँ से हम 1 मिनट बाद देखते हैं आक्यू अपनी नई बॉडी के अंदर है, जो काफी शानदार लग रही है, लेकिन फिर भी ये एक मेल बॉडी है। इससे आक्यू नाराज होते बोलता है, नहीं ये सही नहीं है, मुझे तुमने एक मेल बॉडी दी है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं, मुझे एक फीमेल बॉडी की जरूरत है। जिसमें को लॉजी दोबारा से आक्यू के लिए एक नई बॉडी बनाता है जो कि दिखने में काफी तक फीमेल जैसी होती है, लेकिन ये भी ठीक से काम नहीं करती। लॉजी खुश तो बोलता है, तुम्हारी बॉडी रेडी हो चुकी है, अब चलो आगे बढ़ के दिखाओ। आक्यू कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये बॉडी काफी शानदार है। ये कहते हुए वो जैसे आगे कदम बढ़ाता है पूरी बॉडी बिखर जाती है। लवजी कहता है, ये क्या हुआ, ये पूरी बॉडी बिखर कैसे गई? आक्यू कहती है, क्योंकि ये एक फीमेल बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तुम्हारे अंदर रोबोटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लगता है तुम्हें ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा, जल्दी से अपने सर को मेरे सर के पास में लाओ। लवजी वैसा ही करता है और थोड़ा बहुत और डेटा लवजी के माइंड में आ जाता है। अब लवजी को समझ आ चुका है किस तरीके से आक्यू को पूरी तरह से क्रिएट करना है। यहाँ से 1 मिनट बाद में लाओजी वहां पर रखे हुए पार्ट्स को यूज करके आक्यू की एक नई बॉडी बना देता है, जो कि बॉडी जैसे ही नहीं, ये केवल एक बॉल टाइप कुछ है। आक्यू कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने इतनी देर मेहनत करने के बाद में ये बनाया है, ये अजीब सी बॉडी। लाओजी कहता है, अभी तुमने मुझे जो भी नॉलेज दी है वो सारी एकदम बेसिक लेवल पर है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। जैसे ही ये लेवल आगे बढ़ता जाएगा मैं तुम्हारे पावर को भी बढ़ाता जाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए तुम इस बॉडी को एक्सेप्ट करो। आक्यू कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बॉडी को एक सेकंड के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं एक वॉर रोबोट हूँ और मेरे साथ में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो आक्यू लाओजी को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है। लाओजी वहां से भागना शुरू करता है, तभी उसे थोड़ी दूरी पर किसी की आवाज आती है, वो जल्दी से छुप जाता है और आक्यू को भी अपने साथ में छुपाकर उस तरफ देखता है। वहां पर सामने की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है, जिसे देखने के साथ ही उसे एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है ये विलन है। लाओजी कहता है, अब ये विलन कौन है, इसके पास में किस किस तरह की पावर्स है? सिस्टम कहता है, इसे पता लगाने के लिए तुम्हें इससे फाइट करनी होगी, तुम इसे फाइट करने के लिए तैयार हो, यस या फिर नो। लाओजी तुरंत नो पे क्लिक करते हुए कहता है, नहीं मैं पहले बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, अभी फिलहाल के लिए कोई फाइट करना नहीं चाहता, मैं जल्दी से यहाँ से भागने वाला हूँ। ये कहने के बाद लाओजी कुछ मिनटों में वहां से निकल जाता है और सीधे लेडी शाह के पास में पहुंचता है, जो कि एक घर के अंदर है जहाँ पर इसने अपने वाइस प्रेसिडेंट के काम को अच्छी तरह संभाल लिया है। जब लाओजी लेडी शाह के पास पहुंचता है तो सब कुछ बता देता है कि उसे किस तरीके का एक बंदा दिखाई दिया जिसने एक ब्लैक रंग की टोपी पहन रखी थी और रेड रंग का स्मेज था। लेडी शाह बोलती है, जिस तरीके का तुम बता रहे हो इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वो जरूर से कोई मैजिशियन होगा और उसने ब्लैक रंग की टोपी पहन रखी थी, जिसका मतलब वो सबसे ताकतवर मैजिशियन है। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा एक मैजिशियन कुछ टाइम पहले ट्रुथ सोसाइटी के अंदर आया था और ये इतना ताकतवर है कि आसानी से कुछ भी खत्म कर सकता है। ये इस प्लेनेट से बिलोंग ही नहीं करता, ये दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया है। और इसके अलावा हमें ये पता चला है कि यहाँ पर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है
और जल्दी ही वो उसे जैसे ही ढूंढ लेगा तुरंत यहाँ चला भी जाएगा। लव जी कहता है कि यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया है, मैं इस गेम का हीरो हूँ, यानी जरूर से वो मैं ही होऊंगा। उसे देखने के साथ में मुझे समझ में आ चुका था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब टाइम हो चुका है मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ, ये जगह अब मेरे लिए सेफ नहीं है। लव जी इस बारे में लेडी शाह को बताता है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलकर इस विलन नाम के बंदे से ज्यादा ताकतवर बनना होगा और फिर इसे भी हराना होगा। अगर विलन और इसकी फाइट अभी हो गई तो लव जी हार जाएगा। ये सुनकर लेडी शाह तो परेशान हो जाती है, वो लव जी को पहले तो रोकने की कोशिश करती है लेकिन लव जी इसे मना ही लेता है। लेडी शाह कहती है तो फिर ठीक है, तुम चाहो तो जा सकते हो, इन आइलैंड्स की बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारे एब्सेंस में यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगी। इसी टाइम पर ये मंत्री भी इस जगह पहुंच जाता है और लव जी से कहता है अब क्योंकि आप हमारे नए किंग बन चुके हैं इसलिए आपकी सेवा करना मेरा काम बनता है। ये विलेन नाम का जो कोई बनता है उसको मैं आपके बारे में कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन पता करने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ वो काफी लंबे टाइम तक आपको नहीं ढूंढ पाएगा। इस मंत्री की बात सुनने के साथ ही लव जी को एक मजाक सूझता है। वो अपने पास से इस अजीब से हाथ को बाहर निकालता है और उसे इस मंत्री को देते हुए कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास भी एक स्पेशल काम है। लेडी शाह को मसाज करना काफी ज्यादा पसंद है, ये हाथ बिल्कुल मेरे हाथों की तरह है, इसकी मदद से तुम लेडी शाह की मसाज करना, अब से इस कंट्री के अंदर तुम्हारा यही काम है। लव जी की मुंह से ही सुनने के साथ ही लेडी शाह खुद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुद ही उस हाथ को लेते हुए कहती है लव जी तुम्हारा शुक्रिया, ये काफी शानदार चीज है। वैसे अब क्योंकि तुम इस कंट्री के किंग बन चुके हो इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास में काफी शानदार ट्रेजर्स है, मैं फाइट में कभी भी हिस्सा नहीं ले सकती लेकिन ट्रेजर को इकट्ठा तो कर ही सकती हूँ। इनमें से कई सारे ट्रेजर मैं तुम्हें देती हूँ। सबसे पहली चीज है ये एक स्पेशल कारपेट है जिसकी मदद से तुम अपनी बॉडी को गायब कर सकते हो। लव जी कहता है ये तो काफी शानदार है, ये तो एक इनविजिबिलिटी क्लॉक है। लेडी शाह कहती है केवल इतना ही नहीं, मेरे पास में एक और चीज है, ये है एक फ्लाइंग कारपेट, इससे तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस सब के अलावा अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास में काफी सारे पैसे भी है जो कि तुम अपनी ट्रिप के लिए वैसे तुम लेके जा सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी जरूर से इन पैसों को लेके जाना। जिस तुमको लव जी ठीक है बोलकर इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। इस सब के बाद में लेडी शाह बोलती है ये सब तो तुम्हारा हो चुका है, इस सब के अलावा मैं तुम्हें एक और चीज देती हूँ, मेरी बेस्ट विशेष। मुझे यकीन है जिस भी काम पे तुम जा रहे हो वो जरूर से तुम कंप्लीट करोगे और जल्दी ही हमारी मुलाकात दोबारा से होगी। इन्हीं सब बातों के बाद में लव जी पूरे जोश में इस महल से बाहर निकल पड़ता है और उसका किसी ऑफिस शुरू हो जाता है। लव जी इस टाइम पर अपने इस उड़ते कंबल के ऊपर रहे और आराम से सो रहा है। ये देखकर आखिर कहने लगता है तुम इंसान बहुत ज्यादा आलसी होते हो, तुम्हारा आधा टाइम तो केवल सोने में बीत जाता है। लव जी कहता है तुम जानते नहीं हो मैं कितने लंबे टाइम के बाद में सो रहा हूँ, ये नींद बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे, इसलिए मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। आखिर कहती है तुम वैसे करने क्या वाले हो, हम यहाँ से जा कह रहे हैं। लव जी कहता है हम यहाँ से आभा के पास में जा रहे हैं, हमारे पास में काफी सारे बॉडी पार्ट्स है तो इससे हम उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम उसे वापस से रिवाइव कर पाए। लव जी से इतना सुनने के साथ ही आके ऊपर जो समाने लगता है। वो कहता है तुमने इस बार मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपने साथ में कुछ और शानदार चीजों को लेके आता। अभी इस टाइम पर मेरी बॉडी बिल्कुल भी शानदार नहीं है, मैं इस तरीके से उसके सामने नहीं जाना चाहता। लव जी कहता है तुम्हें तो शर्माने की क्या जरूरत है, तुम तो एक रोबोट हो, क्या फर्क पड़ता है। आजू कहता है बिल्कुल फर्क पड़ता है, हम हमारी जनरेशन के कुछ आखिरी लोग बचे हुए हैं, हमें वापस से अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। लव जी कहता है क्या कह रहे हो तुम दोनों रोबोट्स रिप्रोडक्शन करने वाले हो, ये सोचकर ही मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि तुम दोनों ये करोगे कैसे। यहाँ से हम दोबारा से इस दूसरे टेंपल के से दिखते हैं जहाँ पर लव जी ने लास्ट बार आभा को छोड़ा था। यहाँ पहुंचने के बाद में लव जमीन खोदकर वहां से एक संदूक को बाहर निकालता है और फिर आखिर से कहता है इसी संदूक के अंदर आभा है, अब हम जल्दी से उसे ठीक कर देंगे। आभा होश में आओ, हम यहाँ पर आ चुके हैं। दिखते लव जैसे ही उस संदूक खोलता है आभा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, उसके सर के भी टुकड़े हो चुके हैं। लव जी कहता है ये क्या हुआ, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे कोई अच्छा संदूक देखना चाहिए था, मैंने ऐसे ही जल्दीबाजी में इसे किसी भी संदूक के अंदर रखकर यहाँ से चला गया। आजू कहता है क्या तुम कोई बच्चे हो, आभा भी एक वो रोबोट है, उसे तुम किसी भी संदूक के अंदर रख दो, उसकी हालत बिल्कुल सेम टू सेम ही रहती, उसकी बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल चुकी है। लव जी कहता है यानी इसका मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमने यहाँ पर आने में देर कर दी है। आजू कहता है नहीं अभी देर नहीं हुई है, अभी भी हम एक काम कर सकते हैं, हमें इस टेंपल को वापस से रिवाइव करना होगा। लव जी कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही आभा की आखिरी ख्वाहिश थी, इस तरीके से हम कम से कम उससे तो पूरा कर ही देंगे। इसके 10 मिनट के बाद में लव जी उस टेंपल के अंदर से एक रोबोट को बाहर निकालता है और उसके ऊपर आभा के सर को चिपका देता है और फिर आखिर से कहने लगता है मुझे याद है पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब आभा ने मेरी काफी मदद की थी, उसने खुद की बॉडी को पूरी डिस्ट्रॉय कर लिया था मुझे बचाने के लिए। लव जी कह रहा होता है तभी उसके सर पे एक पत्थर से कुछ आई गिरता है और सीधे उसके हाथ में पड़ता है। लव जी कहता है ये क्या हो रहा है, आसमान से पत्थर गिर रहे हैं। आखिर कहता है ध्यान से देखो वो कोई पत्थर नहीं है, ये एक बहुत स्पेशल फ्रेगमेंट है, मुझे लगता है ये सब कुछ आभा ही कर रहा है, ये एक तरीके का हिंट है जिससे हम उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लव जी कहता है कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। आभा अगर तुम वहां पर मेरी बातों को सुन पा रहे हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं और राक्यू जल्दी जाकर तुम जिस भी तरीके से मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहे हो वो सब कुछ करके तुम्हें वापस से रिवाइव करेंगे। आप जो कहता है अपनी इस बकवास बातों को बंद करो और जल्दी से इस प्रोसेस शुरू करो। देखो उस फ्रेगमेंट को, उसके अंदर से एक एनर्जी वेव बाहर निकल रही है, उस एनर्जी वेव की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। मुझे ऐसा लगता है हमें इस तरीके के और भी फ्रेगमेंट इकट्ठा करने होंगे और फिर जब ये सारे फ्रेगमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तब एक नई बॉडी बनेगी, या फिर शायद से कुछ और भी हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एपिसोड की सेटिंग एक इन्फॉर्मेशन के साथ में होती है।
लाओजी एक गेम वर्ल्ड के अंदर है जहाँ पर वो जिस भी तरह के मॉन्स्टर्स को मारता है उसे उस तरह की पावर्स मिल जाती है। एक बार लाओजी ने इस सीरीज की स्टार्टिंग के अंदर कई सारे मेंढकों को मारा था जिससे उसे मैजिक रेजिस्टेंस की पावर मिली थी। इसके बाद में उसने हाल ही में कई सारे ड्रैगन्स को मारा है जिससे उसे रिफ्लेक्सेस की पावर मिली है। इसी तरीके से एक ही टाइप के कई सारे मॉन्स्टर्स को मारने पर उसकी एक पावर पूरी तरह से अनलॉक हो सकती है और एकदम मैक्स से पहुंच सकती है। इसी वजह से लाओजी जब भी किसी मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है तब उस मॉन्स्टर के टाइप के जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है ताकि वो पावर एकदम मैक्सिमम पहुंच जाए। इसी इन्फॉर्मेशन के बाद में आप इस एपिसोड को शुरू करता है। लाओजी सीधे आभा के पास से पहुंचता है। जब पहुंचने पर उसे पता पड़ता है कि आभा की हालत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन अभी भी एक तरीका है जिससे उसे रिवाइव किया जा सकता है। एक फ्रेगमेंट के काफी सारे पार्ट्स को ढूंढना होगा। लाओजी तुरंत ही आभा को बचाने के लिए इस फ्रेगमेंट के पार्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ में आक्यू भी है। ये पार्ट बाकी के पार्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है इसलिए इसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर लाओजी इधर उधर इन फ्रेगमेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर तक ऐसे घूमने के बाद में आक्यू कहता है क्या बात है, ये एरिया काफी ज्यादा शानदार है जहाँ पर आसपास में कोई मॉन्स्टर नहीं है। तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, बेकार की फाइट नहीं करनी पड़ रही। लाओजी कहता है ऐसा मत कहो, जब भी मैं कभी भी ऐसा कुछ कहता हूँ जरूर से कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। लाओजी के इतना कहने के साथ ही वहाँ पीछे की साइड से एक मॉन्स्टर आ जाता है। लाओजी ये कहता है देखा मैंने कहा था ना, तुमने कह दिया और मॉन्स्टर आ भी गया। इसके बाद में लाओजी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करके वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे की तरफ से और भी काफी सारे मॉन्स्टर उस तरफ आते हैं। ये मेंटो टाइप के मॉन्स्टर है जिनके हाथ में कुछ अजीब से वेपन्स है। लाओजी बेकार में यहाँ पर इनके साथ में बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता इसलिए वो बस सीधे इनके पास से होकर वहां से गुजर जाता है। ये सारे मॉन्स्टर्स उस जाते हुए देखते हैं और तभी इनमें से एक मॉन्स्टर लाओजी के ऊपर वेपन से अटैक करता है। ये देखकर लाओजी भी अपने पाल्म टेक्निक का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर जोर से अटैक करके इसे मार देता है और इससे लाओजी को स्पेल ऑब्जर्वेशन की पावर मिलती है। स्पेल ऑब्जर्वेशन काफी शानदार है। जब भी लाओजी के ऊपर कोई भी किसी तरह का स्पेल मारेगा तो उससे कुछ एनर्जी लाओजी की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी। लाओजी को ये स्किल काफी ज्यादा पसंद आती है। वो डिसाइड कर लेता है कि अब जितने मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आए वो सभी को मार देगा। तभी सारे मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करते हैं। लाओजी एक ही झटके में इन सभी पर अटैक करके इन्हें खत्म कर देता है जिससे उसकी स्पेल ऑब्जर्वेशन की पावर थोड़ी सी और बढ़ जाती है। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर वो कहता है स्पेल ऑब्जर्वेशन का जो तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मुझे और भी इस तरह के मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। कैसा रहेगा मैं इन मॉन्स्टर्स के अड्डे के ऊपर अटैक कर दूं और वहां पर सारे मॉन्स्टर को मार दूं। ठीक है, तो लाओजी इन मॉन्स्टर की लाशों की ओर बैठ जाता है। इसी टाइम पर ये बियर मॉन्स्टर जिसे अभी कुछ देर पहले लाओजी ने मारा था वो वापस से होश में जाता है और लाओजी को देखकर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। लाओजी कहता है बेयर ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने अभी तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम्हारी लाइफ बचाई है और उसके बावजूद भी तुम मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। लगता है अब तुम्हें खत्म ही करना होगा। इसी टाइम लाओजी से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लाओजी इस बेयर के मुंह की तरफ देखता है। उसे मुंह के अंदर वो छोटा सा टैबलेट दिखाई देता है इसकी मदद से लाओजी इसके बाकी पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। वो उस बेयर से कहता है बिल्कुल भी अपने मुंह बंद करने की कोशिश मत करना, मैं एकदम आराम से तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, तुम्हारे मुंह के अंदर से उसे बाहर निकाल लूंगा। तभी वो बेयर अपना मुंह बंद करके उस डेब्रिस को एकदम अंदर निकल जाता है। इसे देखकर लाओजी उस बेयर के ऊपर जोर ट्रैक करके उसे गर्दन में पकड़ लेता है और उसे कहता है जल्दी से उसे बाहर रोक लो, उसे तुम निकल नहीं सकते हो, मुझे वो पार्ट चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी देर हो जाती है। उस बेयर ने उस डेब्रिस को पूरी तरह से अंदर निकल लिया है। इसी टाइम पर उसके ऊपर एक अजीब सा मैजिक होता है। वो बेयर एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसने कोई भी कपड़े पहने हुए नहीं है। जी देखकर लाओजी काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये किस तरह का मैजिक है, ये बेयर एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। तभी लाओजी को एक सिंडो शो होती है जिसको भी लिखा है तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन लड़की मिली है, ये लड़की काफी कमाल की है, ये भी एक अचीवमेंट की तरह है। लाओजी कहता है किस तरह की अचीवमेंट, मेरे पास से मेरा डेब्रिस छिन गया, अब मैं से किस तरीके से उसे बाहर निकालूंगा। एक लड़की की बॉडी के अंदर से उसे बाहर निकालना भी काफी ज्यादा अजीब से लगेगा। तभी ये लड़की जल्दी से खड़ी होती है और फिर कहने लगती है मेरा नाम क्वीन है और मैं स्प्रिंग वैली से बिलोंग करती हूँ। लाओजी कहता है और मेरा नाम है लाओजी और मैं एक ट्रेवलर हूँ। तभी लड़की लाओजी की तरफ देखती है। लाओजी उधर मुंह फेर लेता है। क्वीन कहती है क्या हुआ, तुम ना मुंह क्यों फेर रहे हो, तुम मेरी तरफ देख सकते हो। लाओजी कहता है नहीं नहीं इससे कोई भी जरूरत नहीं है। क्वीन कहती है मुझे क्या तुम एक बार अपना जेंडर बता सकते हो और तुम किस स्पीशीज से बिलोंग करते हो, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। लाओजी कहता है मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं एक मेल हूँ। क्वीन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा ही था तुम मुंह फेर रहे हो, इसका यही कारण हो सकता है, मुझे जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए। मुझसे कहा गया है ह्यूमन मेल के सामने कभी भी अपनी ओरिजिनल बॉडी को लेकर नहीं आना है, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे यहाँ पर आसपास में कपड़े कहाँ पर मिलेंगे। लाओजी कहता है तुम दोबारा से अपने बेयर फॉर्म में आ जाओ, तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। क्वीन कहती है ओ हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं दोबारा से अपने बेयर फॉर्म में आ सकती हूँ। जबकि वो अपने बेयर फॉर्म में आ जाती है। लाओजी उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है हाँ अब ठीक है। क्वीन कहती है तो फिर अब तुम मेरे साथ में चलो। लाओजी कहता है कहाँ चलना है। क्वीन कहती है बहुत सिंपल है, मैंने अभी तुमसे कहा तो था मैं स्प्रिंग वैली से बिलोंग करती हूँ, इस जंगल की स्प्रिंग वैली सबसे सुंदर जगह है, वहां पर तुम्हें जरूर जाना चाहिए, वहां पर जाने पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। लाओजी कहता है मुझे इस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास में और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट काम है। जी कहते हुए लाओजी वहां जाने लगता है और ये देखकर क्वीन काफी दोस्त जाती है, लेकिन वो लाओजी को रोकने की कोशिश नहीं करती। जहाँ से हम 1 घंटे बाद सीन देखते हैं। यहाँ पे लाओजी किस जंगल के अंदर भटक रहा है और जहाँ पर उस पर चलता है कि उसके पास में अभी भी एक फ्रेगमेंट है, जो उस बेर के मुंह में फ्रेगमेंट था वो कोई दूसरा वाला था। लाओजी के पास में अभी भी मौका है बाकी के फ्रेगमेंट्स को ढूंढने का। ये सोचते हुए लाओजी जब उस फ्रेगमेंट को दिखता है उस पर चलता है, ये चमकना बंद हो चुका है।
उसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही। इसी से वो परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता यहाँ से आगे उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी ये बेयर उस जगह पर आता है और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो गए, तुम मेरे साथ में स्प्रिंग वैली चलो, वहां पर तुम्हें तुम्हारे साले सवालों जॉब मिल जाएंगे। लाउजी कहता है, तुम भी मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे मना किया था ना, मेरे पीछे मत आना। तभी वो बेयर लाउजी के सामने आते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इंसान बहुत तो घटिया होते हो, बहुत तो रूड हो तुम, मैं तुमसे इतना आराम से बात कर रही हूँ, तुम्हें अपने साथ में लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम इस तरह से मुझे मना कर रहे हो। उस बेयर का इतना परेशान मुझे देखा है लाउजी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है ये कह तो सही रही है, ऐसा हो सकता है स्प्रिंग वैली के अंदर मुझे कुछ खास मिल जाए। इसकी बॉडी के अंदर एक फ्रेगमेंट था, हो सकता है उस वैली के अंदर और भी काफी सारे फ्रेगमेंट हो और वहां से मैं कुछ इकट्ठा कर पाऊं। ये सुनकर लाउजी उस बेर की बात को मान जाता है। वो सीधे उसकी बीट की ओर बैठ जाता है। बेर तेजी से वहां से भागना शुरू करता है। ये तो ज्यादा खुश हो जाता है कि एकदम पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है और कई बार लगातार पेड़ों की टकराता जाता है। और अब इस सबसे लाउजी को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि थोड़ा धीरे चलना चाहिए, लेकिन ये बेर मानने को तैयार नहीं है। वो बस अपने आक्रोश में इधर उधर भागता रहता है। ये सब करते हुए एक टाइम तो ऐसा आता है जब लाउजी और ये बेर दोनों एक पहाड़ी ऊंचाई से सीधे नीचे गिर जाते हैं और इन दोनों के चेहरे के ऊपर काफी जगह चोट लग जाती है। लेकिन किस तरीके से ये आखिरकार स्प्रिंग वैली पहुंच जाता है, जहाँ पर बेर कुछ तो बोलता है, देखो यह स्प्रिंग वैली काफी शानदार है ना। लाउजी कहता है, यहाँ की सीनरी को एंजॉय करने से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर से बता देता हूँ, मुझे दोबारा से कभी भी अपनी पीठ पर बैठाने की कोशिश मत करना, मैं कभी भी ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम समझ रही हो, कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। तुम एकदम अंधों की तरह भागती हो, तुम देख रही हो तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर कितने सारे घाव हो गए। बेर कहती है, हाँ बिल्कुल जैसा आप कहें मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, आप अब से मेरे ओनर है, इसलिए आपके ऑर्डर को तो मुझे मानना ही होगा। लाउजी कहता है, ये कब हुआ, मैं तुम्हारा ओनर कब बना, हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लाउजी की बात सुनकर ये बेयर कुछ बकवास बातें करने लगती है। ये कहती है, स्प्रिंग वैली के अंदर एक नियम है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बेयर नहीं रह सकता जिसका कोई ऑनर ना हो। मुझे मेरे एडल्ट बनने से पहले एक ऑनर की तलाश है जिसके अंदर केवल 30 साल बाकी है। तुम्हारे आने से मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर तुम आज मेरे ओनर नहीं बनते हो तो मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी और को ढूंढ पाऊंगी, और फिर उसके बाद में मुझे स्प्रिंग वैली से बाहर निकाल दिया जाएगा। लगता है मेरी किस्मत में ये लिखा है मुझे स्प्रिंग वैली से बाहर निकाल दिया जाए। लाउजी को ये सारी बातें कुछ का समझ में नहीं आती। वो उससे कहता है, ठीक है मुझे बताओ कहाँ पर चलना है, जल्दी से पहले स्प्रिंग वैली के अंदर तुम्हारे ग्रैंडमा से मिलता है, उसके बाद में बाकी बकवास बातें करेंगे। यहाँ से हम 1 घंटे बाद में एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत सुंदर सी लेडी बैठी हुई है। यहाँ पहुंच के लाउजी ने इस अपनी सारी में बता दी है कि उसे कई सारे फ्रेगमेंट्स की जरूरत है जो कि आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। लेडी कहती है, ठीक है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, वो हमारे पास में है और हमारे पास में ऐसा कब सा ट्रेजर है जो कि तुम्हारे काम में आ सकता है, लेकिन उसकी एक कीमत है, उसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। लाउजी कहता है, जल्दी बताइए मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेडी कहती है, ये बहुत आसान है, हेरपी किंग नाम से एक बंदा है जिसने हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजर चुरा लिया था जिसका नाम है सन ऑफ ग्रीन लाइट। तुम्हें उस सन ऑफ ग्रीन लाइट को हमारे पास में दोबारा से लेके आना होगा और उस हेरपी किंग को मारना होगा। इस चीज के अंदर कामयाब हो जाओ, उसके बाद में तुम्हें सारा ट्रेजर मिल जाएगा। लाउजी कहता है, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ, अभी जाकर मैं उस किंग को मार दूंगा और सारा सामान यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, बस आप मेरा इंतजार कीजिए। मैं अभी गया और अभी आया। लेडी कहती है, 1 मिनट रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, एक और कंडीशन है, तुम्हें क्वीन को भी अपने साथ में लेके जाना होगा इस मिशन के अंदर, ये तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनने के साथ ही ये भालू लाउजी को लिपट जाता है। लाउजी कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं इसे अपने साथ में कैसे लेके जाऊंगा, ये मेरे साथ में गई तो प्रॉब्लम कब ज्यादा पड़ जाएगी। लेडी कहती है, यही कंडीशन है, तुम्हें इसे लेके जाना होगा तभी इस मिशन को कंप्लीट माना जाएगा। ये सुनने के बाद में लाउजी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लाउजी इस चीज के लिए मान जाता है। जैसे हम हेरपी लेयर नाम की एक जगह सीन देखते हैं जहाँ पर ये हेरपी किंग है। हैप्पी किंग असल में एक उड़ने वाला प्राचीन जीव है और यहाँ पर इनकी गुफा है, जिस गुफा के बाहर काफी सारे हैप्पी खड़े हुए हैं। इन सभी को यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज आती है। इनमें से कहता है, क्या तुम्हें सुनाई दिया, यहाँ पर किसी के चलने की आवाज आ रही है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा हैप्पी बोलता है, लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है, ये केवल हवा की आवाज है, यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं देता ही। आज यहाँ पर हमारे हैप्पी किंग आने वाला है, यहाँ पर कोई भी हम पर अटैक करने की या फिर चुपके से आने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए बेकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो पहले वाला हैप्पी मान जाता है। यहाँ से हम देखते हैं इसी गुफा के अंदर लाउजी छुपा हुआ है। असल में लाउजी अपने इनविजिबिलिटी मोड में है। उसने यहाँ पर ये इनविजिबिलिटी क्लॉक ऑर्डर रखा है जो कि उसे लेडी शाह ने दिया था। इस क्लॉक के अंदर लाउजी और ये क्वीन दोनों छुपे हुए हैं। क्वीन यहाँ पर अपने ह्यूमन मोड में है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए। वो लाउजी से कुछ तो बोलने लगती है, ये तो कब शानदार है, तुम्हारे पास में गायब होने की तकनीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे, इस गुफा के अंदर हम आके छुप गए और किसी को पता ही नहीं चला। लाउजी कहता है, इससे हम केवल गायब हो सकता है, इन लोगों को अभी हमारी बात सुनाई देगी, इसलिए शांत रहो। क्वीन कहती है, ठीक है मैं समझ गई। लाउजी कहता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि तुम अपने बेयर फॉर्म के अंदर ही रहना, तुम दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में क्यों आई हो। क्वीन कहती है, जवाब बहुत आसान है, इस कंबल के अंदर इसे ह्यूमन फॉर्म के अंदर छुपना काफी ज्यादा आसान है और इसके अलावा मुझे अपना ये फॉर्म ज्यादा पसंद है। जिसको लाउजी क्वीन को अपने कपड़े दे देता है पहनने के लिए, जिसे पहनकर क्वीन काफी खुश हो जाती है, जो रोज हंसना शुरू कर देती है। लाउजी उसे दोबारा शांत कराता है और फिर उसे कहता है, इनविजिबिलिटी क्लॉक को तुमने पास में रखो, छुपे रहना और आसपास में ढूंढने की कोशिश करना कि कहां पर वो अजीब सा लाइट क्रिस्टल है जिसे ढूंढने के लिए हमें भी भेजा गया है। यहाँ से आगे का सफर मैं खुद तय कर लूंगा, मैं दूसरी तरफ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये कहने के बाद में लाउजी क्वीन को यहीं पे छोड़कर यहाँ से भाग जाता है।
यहाँ से हम डायरेक्टली 1 घंटे बाद सीन देखते हैं। इस गुफा के अंदर इधर उधर घूमने के बावजूद भी लाओ जी और इस लड़की को इनको कुछ भी मिलता नहीं है। ये दोनों थक के एक जगह बैठ जाते हैं। लाओ जी कहता है ये गुफा तो एकदम बकवास है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर वो लाइट क्रिस्टल्स है। यहाँ पर हम पूरी गुफा घूम चुके हैं लेकिन हमें केवल ये अजीब से बच्चे मिले हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं लेकिन कहीं पर भी वो क्रिस्टल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। क्वीन कहती है जिनिस का मतलब हमारा मिशन यहाँ पे फेल हो चुका है, हम कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लाओ जी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस मिशन को मैंने शुरू किया है तो मैं कंप्लीट भी करूंगा। ये कहते हुए लाओ जी इस हैरपी की तो देखता है जो कि गुफा गेट की रखवाली कर रहा है। लाओ जी तेजी से इसकी तरफ भागता है और फिर कहने लगता है अब मैं सीधे इसको पकड़कर इसी के मुंह से बुलाऊंगा कि इन्होंने कहाँ पर वो क्रिस्टल रखा हुआ है। इनको जब मैं पीटूंगा और इनको टॉर्चर करूंगा तो अपने आप ही सब कुछ बता देंगे और मेरे हाथ में लाकर उस क्रिस्टल को रखेंगे। ये कहते हुए लाओ जी जैसे ही इस हैरपी के एकदम पास से पहुंचता है, ये हैरपी जोर चिल्ला कहता है हमारे ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ है। ये सुनने के साथ ही लाओ जी अपनी जगह पे रुक जाता है क्योंकि अभी तक वो इनमें से किसी को भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने जोर चिल्ला दिया। इसलिए लाओ जी पहले सब कुछ समझने की कोशिश करता है क्या चल क्या रहा है। वो एकदम पास में आकर धीरे से भाग की तरफ जागता है। उसमें चलता है कि बाहर की साइड 3 बंदे और है जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने के बाद में ये तीनों बंदे इन सारे हैरपीस को मारने की धमकी देने लगते हैं। इसी के साथ इस जगह पर फाइट शुरू हो जाती है। इन 3 ह्यूमंस को देखकर ये 2 हैरपी आगे बढ़कर इनके ऊपर अटैक करता है। तभी पता चलता है यहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस है। जैसे ये दोनों हैरपी इन ह्यूमंस के पास पहुंचता है, बाकी सारे ह्यूमंस उछलकर इनके ऊपर अटैक करता है और पूरी तरह से इन्हें पीटना शुरू कर देता है। इस देखकर और भी काफी सारे हैरपी इस जगह पर आता है और अब ह्यूमंस की क्षमता आ जाती है। अब नंबर में ये हैरपी काफी ज्यादा है जो कि ह्यूमंस को उठा उठा के इधर उधर पटक रहे होते हैं। लव जी और क्वीन अभी भी ये सब कुछ छुप के देख रहे होते हैं। उन्हें इस फाइट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्वीन लव जी लगातार मनाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे इस फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन लाओ जी इसलिए साफ ना कर देता है क्योंकि स्टार्टिंग में केवल लड़कों के ऊपर अटैक हो रहा है, सारे मेल वॉरियर्स है वही मारे जा रहे हैं। तभी लाओ जी की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर काफी सारे हैरपीस ने अटैक कर दिया है, उसको चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर अब लाओ जी डिसाइड करता है कि उस फाइट में पार्टिसिपेट करेगा। क्वीन कहती है अब क्या हुआ, तुम लड़कियों को बचाने के लिए इस फाइट में कूद रहे हो और इतनी देर से जो ह्यूमंस इधर पिट रहे थे उनको तो तुमने बचाने की कोशिश नहीं की। लाओ जी कहता है बिल्कुल चुप रहो, मुझे पता है इस फाइट में कब पार्टिसिपेट करना है। ये कहते लाओ जी अपना एक अटैक करता है जिससे एक साथ ही जितने भी हैरपीस होते हैं ये बुरी तरह से मारे जाते हैं और ये करके लाओ जी इस लड़की को बचा लेता है, यहाँ पर हीरो बन जाता है। इस तरीके से एक ही सेकंड में ये फाइट खत्म हो जाती है। ये लड़की लाओ जी की काफी तारीफ करती है। तभी इन्हें जोर से किसी घुराने की आवाज आती है। इस गुफा के अंदर जिसमें भी लाओ जी था उसके अंदर से किसी के चमकने की और फिर किसी की धमकी देने की आवाज आने लगती है और फिर एक जोर धमाका होता है जिससे वो पूरी गुफा टूट जाती है। क्वीन जो कि उस गुफा के एकदम पास में है वो जोर से पे गिरती है। ये देखकर लाओ जी कहता है मुझे पता ही था ये हैरपी किंग कहीं ना कहीं इस गुफा के अंदर छुपा हुआ था। पूरी गुफा के अंदर ढूंढने के बावजूद भी ये हमें मिला नहीं। इसे बाहर निकालने का यही तरीका था जिसके बाकी साथियों को मार दिया जाए। अब ये बाहर आ चुका है, अब हमें इसे पीट कर बस किसी तरीके से इससे वो क्रिस्टल निकलाना होगा। यहाँ पर क्वीन और दूसरी लड़की लाओ जी की बातों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते। इनके अंदर अलग ही आक्रोश होता है। ये तेजी से आगे बढ़कर इस हैरपी किंग के ऊपर खुद ही अटैक कर देते हैं। यहाँ पर लाओ जी इन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये समझाता है कि तुम्हारे बस की नहीं है इसे खत्म करना, लेकिन क्वीन के साफ ना कर देती है। वो चिल्लाए कहती है इसने हमारी सिटी के ऊपर अटैक करके हमारे उस स्पेशल क्रिस्टल को चुरा लिया था, इसको उसकी सजा मिलेगी, इसे यहीं पे मरना होगा, उसके बाद में उस क्रिस्टल को हमारे हवाले करना होगा। यहाँ पर क्वीन की तरह ये दूसरी लड़की भी अपने रिवेंज के लिए यहाँ पर आई होती है। इस हैरपी किंग ने इनके विलेज के ऊपर अटैक किया था और काफी सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए ये भी इस अटैक से पीछे नहीं हटती। तभी हैरपी किंग अपने पंखों को जोर से हिलाना शुरू कर देता है और ये दोनों लड़कियां जितनी स्पीड से इसके पास में पहुंची होती है उतनी स्पीड से इसे दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन अभी भी इनका गुस्सा शांत नहीं होता। ये दोबारा से हैरपी किंग पर अटैक करने के लिए भागती है। लाओ जी अब इनके सर को पकड़कर इन दोनों को भागने से रोक देता है और इन्हें समझाता है कि ऐसे ही इस हैरपी किंग पर अटैक करके कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम दोनों अलग से और मारी जाओगी, इसलिए अगर इन्हें हराना है तो फिर मेरे प्लान को फॉलो करना होगा। क्वीन कहती है लेकिन इसने मेरे स्प्रिंग वैली के ऊपर अटैक किया था और मेरे काफी सारे साथियों को मार दिया था, मेरे उस क्रिस्टल को चुरा लिया था, तो फिर तुम हमारा बदला क्यों लोगे? इस मेरा बदला मैं खुद लेना चाहती हूँ। लव जी कहता है लेकिन ऐसे बदले क्या फायदा जिससे लेते लेते तुम खुद मारी जाओ। दूसरी लड़की बोलती है ये क्वीन बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी अपना बदला खुद लेना है, अब चाहे यहाँ पर कुछ हो जाए, इससे बदला लेने के चक्कर में मुझे खुद ही क्यों ना मरना पड़े, लेकिन इस फाइट से मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा बदला तो मेरे को खुद ही लेना है। ये हैरपी किंग यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहिए। ये सुनने की बात में लाओ जी के पास में अब दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लाओ जी इन दोनों लड़कियों को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और ये चीज इन दोनों को काफी खराब लगती है। ये लाओ जी को वापस जीवन पर रखने के लिए कहती है। लाओ जी कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों की पावर को बढ़ाने वाला हूँ, तुम दोनों अपना बदला ले सकती हो। ये कहते लाओ जी अपनी पावर यूज करता है जिससे इन दोनों लड़कियों के पास में भी ये क्लाउड हैंड की पावर हो जाती है। असल में ये पावर तो भी लाओ जी के अंदर ही है, लेकिन लाओ जी ने केवल इन दोनों को परमिशन दे दी है कि अपने हिसाब से इन हाथों को कंट्रोल कर सकती है।
इन हाथों को देखकर दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती है। क्वीन कहती है ये तो काफी शानदार है, इन हाथों को ऐसे इधर से मूव करके जो चल रहा है, इनके अंदर कितनी ज्यादा पावर है और हम इनकी मदद से जरूर से इस हेडपी किंग को हरा देंगे। लाओजी कहता है हाँ बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। लाओजी के इतना कहने के साथ ही ये हेडपी किंग खुद आगे बढ़कर लाओजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर क्वीन अपने हाथ को बहुत जोर से घुमाती है। इसके साथ में ये क्लाउड हैंड मूव करता है और ये जोरदार मुक्का सीधे इस हेडपी किंग के मुंह में पड़ता है। इस अटैक की पावर को देखकर ये दोनों लड़कियां काफी चौंक जाती है। लाओजी कहता है ये चौंकने का टाइम नहीं है, हमें दोबारा से इसके ऊपर अटैक करना होगा, ये अटैक अब रुकना नहीं चाहिए। ये कहने के बाद में लाओजी तेजी से इस हेडपी किंग की तरफ भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही अभी फाइट काफी तेज से आगे बढ़ती है। क्वीन और दूसरी लड़की तेजी से इस हेडपी किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके ऊपर मुक्कों की बारिश हो जाती है। यहाँ पर यह अटैक इस हद तक खतरनाक होता है कि 1 लिमिट के बाद में हेडपी किंग को लगने लगता है कि उसने से भाग जाना चाहिए। वो तेजी से उड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी दोनों लड़कियां तेजी से अपने हाथों से इसके ऊपर अटैक करती है। ये देखकर ये हेडपी किंग डिसाइड करता है कि इसके पास में जो अजीब सा क्रिस्टल है ये उसकी पावर का इस फाइट के अंदर यूज करेगा। तेजी से इसकी बॉडी के अंदर लाइट दौड़ने लगती है और बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रहती है। ये एनर्जी इतनी जाता है कि जैसे ही दोनों हाथ इसके एकदम पास से पहुंचता है ये अपने दोनों हाथों से इसे ब्लॉक कर लेता है। क्वीन कहती है ये क्या हुआ, ना तो मैं अपने हाथ को अभी पीछे खींच पा रही हूँ, ना ही इस पर दोबारा से अटैक करवा रही हूँ। दूसरी लड़की बोलती है हाँ सेम ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा है, अभी इन हाथों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहा। हेडपी किंग बोलता है लगता है अब तुम सबके सब पूरी तरह से पाइज हो चुके हो, अब इस फाइट के अंदर मेरी जीत होगी। यहाँ पर तुम्हारे दोनों हाथ ब्लॉक हो चुके हैं, अब ये फाइट खत्म होगी। ये कहते हेडपी किंग अपने मुंह से एक लाइटर मारने की तैयारी करने लगता है। उसका मुंह बहुत तेज चमकता है। लाओजी कहता है तुम्हें किसने कहा कि हमारे पास में केवल 2 ही हाथ है। लाओजी के इतना करने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से और भी काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं और इस सब के सब इस हेडपी किंग पर अटैक करते हैं। हेडपी किंग जैसे ही इन सारे हाथों को अपने सामने देखता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर इससे पहले कि वो इस फाइट के अंदर कुछ और कर पाता उसके ऊपर ये सारे हाथ आके पड़ जाते हैं। और जब मुक्कों की बारिश खत्म होती है वहां पर धुआं हटता है तो पता चलता है हेडपी किंग की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर इन दोनों लड़कियों ने लाओजी की मदद से अपना बदला ले लिया है। अपना बदला पूरा होने की खुशी में दोनों रोना शुरू कर देती है और खुश होते हुए यह सहने लगती है। लाओजी सीधे इस हेडपी किंग के पास में आता है, इसकी बॉडी को उठाता है और फिर इसे थोड़ा साइड में लेके आ जाता है और फिर इसे दोबारा से जीवन पटकने के बाद में इसे जिंदा करने की कोशिश करता है। इसे कोशिश करता है कि किस तरीके से इसे जिंदा करके दोबारा से मार सके। यहाँ पर लाओजी की ये टेक्निक काम कर जाती है। इस हेडपी किंग को दोबारा से होश आता है कि लाओजी देख कहता है क्या यहाँ पर मैं मर चुका हूँ और तुम मुझे हेवन में लेके आए हो। लाओजी कहता है नहीं तुम हेवन में नहीं हो, ना ही तुम हेवन में जाने वाले हो, या सीधे तुम हेल में जाओगे, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हेडपी किंग कहता है क्या मजाक है ये, अभी तुमने ही तो मेरी जान बचाई, मुझे मारना ही था तो मुझे बचाया क्यों। लाओजी कहता है तुम्हें बचाया ताकि खुद के हाथ से मार सकूं, तुम एक काफी ताकतवर मॉन्स्टर हो, तुम्हें मारने से मुझे एक स्पेशल एबिलिटी मिल सकती है, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, तुम्हें तो मेरे हाथों से मरना होगा। देखिए तो लाओजी इसके मुंह पर एक जोर से अटैक करता है जिसके बाद में चारों तरफ इस पक्षी का खून फैल जाता है और एक झटके में इसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद उसे एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है यूनिकॉर्न आर्म। इसके अलावा तुमने हेडपी किंग को भी मार दिया है, इससे एक नया अचीवमेंट अनलॉक होगा। इस सब के अलावा तुम्हें एक नया आइटम मिला है जिसका नाम है सन ऑफ ग्रीन लाइट। इस आखिरी वाली स्क्रीन को देखने के साथ ही लाओजी काफी खुश हो जाता है, उसका मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। जिस क्रिस्टल के लिए वो यहाँ पर आया था अब वो उसके पास में है। यहाँ से हम इन 2 लड़कियों को देखते हैं, इनमें से एक लड़की थोड़ी उदास है, तो समझ में नहीं आ रहा उसे लाइफ के अंदर अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक की उसकी पूरी लाइफ केवल अपना बदला लेने के लिए थी। उसका विलेज तो पहले पूरी तरह नष्ट हो चुका है, अब जब उसने बदला ले लिया है तो उसके पास में अब आगे कोई गोल नहीं है। क्वीन कहती है बस इतनी सी बात है, तुम चाहो तो मेरे साथ में स्प्रिंग वैली चल सकती हो, हम दोनों बहनों की तरह साथ में रह सकते हैं। जी दूसरी लड़की बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर चुकी हूँ, तुमने मेरी काफी मदद की है और अब इसके बाद में तुम्हारे ऊपर बोझ बन के मैं तुम्हारे साथ में चली जाऊँ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्वीन कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी लाओजी पहुंचता है और उनसे कहता है क्या हुआ, यहाँ पर क्या बात चल रही है। ये लड़की बोलती है इस लड़की क्वीन ने मुझे बताया कि तुम काफी शानदार हो, तुम्हारी पावर्स को भी मैं काफी अच्छे से देख चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर तुमसे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर अब कोई भी नहीं बचा है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है, मैं एकदम अकेली हो चुकी हूँ। लेकिन मैं इस इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ से आगे मैं क्या करूँ। लाओजी कहता है तुम्हें बिल्कुल भी अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये लेडी काफी खुश जाती है। लाओजी कहती है मुझे पता था तुम मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ोगे, मुझे पता था तुम मुझे काफी पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, अब से हम दोनों साथ में रहेंगे, ना तो तुम और ना ही मैं, हम दोनों में कोई भी अब अकेला नहीं है। अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहां पर तुम्हें फॉलो करूंगी। लाओजी कहता है अरे ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे फॉलो क्यों करोगी, मैं तो कुछ और कह रहा था, इस गुफा के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, जाओ जाके उन्हें पालो। ये सुनने के साथ ही इस लड़की का मुंह उतर जाता है। लाओजी ये कहता है यहाँ पर जितने बच्चे हैं मुझे ऐसा लगता है वो सारे तुम्हारे विलेज या फिर आसपास के किसी और विलेज से चुराए हुए हैं, तुम इन सारे बच्चों को पाल सकती हो और फिर उसके बाद में दोबारा से एक नया विलेज क्रिएट कर सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा और इन बच्चों के पास में भी कोई होगा जो कि उन्हें संभाल सके।
ये सुनकर क्वीन को काफी गुस्सा आता है। वो लॉजी से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये एक लड़की वहाँ पर जितने हजारों बच्चे हैं लोग कैसे संभालेगी? यहाँ पर तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल बकवास है। लॉजी कहता है, मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरी बात पूरी तो सुन लो। इन बच्चों को किस तरह संभालना है, संभालने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए और फिर जो तुम्हें जगह चाहिए वो सारी भी मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ थोड़ी दूरी पर जीवू टेम्पल है, वहाँ पर तुम इन बच्चों के साथ रह सकती हो। वहाँ पर तुम एक नई एल्डर बन जाओगी। लॉजी का ये आइडिया इस लेडी को पसंद आ जाता है। इससे कहती है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन एल्डर बनने के लिए करना क्या होगा? लाओजी कहता है, कुछ नहीं, बस इन बच्चों को पालना है। यहाँ से इन सभी बच्चों को लेकर हम जीवू टेम्पल के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा उन बच्चों को पालने के लिए काफी सारे पैसे भी तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम बस उन्हें अच्छी तरह से पालना। जी कहते लाओजी पैसों का एक बैग इस लेडी की तरफ बढ़ा देता है। लेडी कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। इसी टाइम पर लाओजी काफी खुश जाता है और सोचने लगता है, ये तो काफी शानदार हो गया। ये सारे बच्चे अगर जीवू टेम्पल के अंदर रहेंगे तो वहाँ का एक नया बैच बन सकता है। मैं इन सभी बच्चों को उसी टेम्पल के अंदर डेसिबल बना दूंगा। ये सब के सब जीवू टेम्पल के डेसिबल्स का फर्स्ट बैच होगा। मुझे बिना ज्यादा मेहनत किए इतने सारे डेसिबल्स मिल गए। तभी लेडी कहती है, वैसे अभी भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, इन सभी को हम यहाँ से लेके कैसे जाएंगे? लाओजी कहता है, ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंतजाम भी मैं कर देता हूँ। मेरे सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से बाहर आओ। लाओजी की इसी आवाज के साथ में लाओजी जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। लाओजी इन सभी को साथ में लाकर फ्लैंक कारपेट से इन्हें अच्छी तरह जोड़कर एक बहुत बड़ा फ्लैंक कारपेट बना लेते हैं और इसके ऊपर इन सारे बच्चों को लेकर उड़ते हुए जीवू टेम्पल की तरफ चले जाते हैं। इनके साथ में ये लेडी भी आ जाती है। यहाँ पर ये लेडी इन बच्चों के ऊपर ही बैठी हुई है और इस लेडी के नीचे ये सारे बच्चे जोर जोर से रोए जा रहे हैं। और ये सब कुछ करते हुए इस लेडी का मुंह एकदम उतर से जाता है। जहाँ ये सोच रही थी कि लाओजी के साथ में अपनी फैमिली बनाएगी, वहां से इतने सारे बच्चे मिल गए और एक फैमिली मिल गई, लेकिन लाओजी नहीं मिला। इसके बाद में ये सब के सब यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ पर केवल लाओजी और क्वीन ही बचे हैं और लाओजी के पास में एक नई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आ तो आसानी से गए क्योंकि इनके पास में वो फ्लाइंग कारपेट था, लेकिन अब कैसे स्प्रिंग वैली तक जाना कैसे है? ये लाओजी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सुनकर ये क्वीन दोबारा से अपने इस बेयर फॉर्म के अंदर आकर लाओजी को अपने ऊपर बैठने के लिए कहती है। लाओजी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले मना कर चुका हूँ, तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा, पैदल चला जाऊंगा, लेकिन किसी हाल में तुम पर नहीं बैठूंगा। ओके, तो ये एपिसोड तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाउ जिस किसी ने भी इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है, वीडियो पे लाइक किया है और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी को हैप्पी दिवाली। और जिस किसी ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो के ऊपर एक बहुत चैनल कमेंट कर दो। मुझे उम्मीद है आप सभी की दिवाली काफी शानदार रहेगी। और अगर ये वीडियो मैं दिवाली के बाद अपलोड कर रहा हूँ तो आप सभी की दिवाली काफी शानदार रही होगी। नाउ सभी को दोबारा से हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।